जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों सबका आने का। The seminar as always the webinar is always kind of bilingual. Although we take care if there are any foreigners, then we try and switch to more English. But I think today bilingual ही रखेंगे. Let me begin by saying this is the first in our series of webinars on real estate. We have been very keen, हम बड़े इस बात पे थे कि जी रियल एस्टेट पे सेमिनार होना चाहिए बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट और इस पे सोचना चाहिए. ये आप सबको बता दूं कि हमारे वेबिनार्स सिर्फ लर्निंग वेबिनार्स होते हैं. वी डोंट ट्राई एंड compete with the TV. We are not trying to do anything that is for money or whatever. This is Pakistan Institute of Development Economics is a think tank of you people, of the taxpayers. We're just trying to create knowledge, help the planning commission in trying to understand markets and develop things further. तो हमारे ये कोशिश ये है कि रियल एस्टेट पे रिसर्च शुरू की जाए, बल्कि मेरी तो कोशिश है कि शायद हम पाइड में एक रियल एस्टेट रिसर्च सेंटर ही बना दें, बट वो देखेंगे पहले काम कैसे चलता है. तो इस पे हम कोशिश करते हैं कि अपने रियल प्रॉब्लम्स की बात करें. पाइड इज अ लीडर इन रिसर्च एज वेल एज इन वेबिनार्स. तो बहुत सारे लोगों ने हमें कॉपी तो किया है, बट अब वो थक गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया. बट ज़्यादातर वो बातें फॉरेन पॉलिसी की करते हैं और ज़्यादातर बातें करते हैं वो मतलब बैरूनी मुल्कों की और पता नहीं क्या क्या कोविड शोड की. हम वो कर बैठे हैं. तो वी वांट टू गेट रियल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, रियल मार्केट्स, एंड वी वांट आवर किड्स टू डू सम रिसर्च. तो इसमें ज़मीन.com ने काफ़ी काम किया है. तो वी वेरी थैंकफुल. काफ़ी क्या कहते हैं यू नो बातचीत के बाद वी हैव बीन एबल टू ड्रैग इन ज़मीन.com and I'm happy to see that they have come. It's good to collaborate between business and वो. अपने mics mute कर लें. We will get everybody will get a chance to speak. But पहले speaker से हम बात सुन लें, कुछ सीख लें, फिर आप जितने सवाल करना चाहेंगे जरूर करिएगा. ठीक है जी. अच्छा जी, we got some very good speakers today. I'm happy to report. KD, we've got Rashid Bashir साहब, managing director and partner of Johan Estate. Johan Estate से मेरी बड़ी कोशिश थी कि इनको बुलाया जाए. I wanted to call a couple of other real estate brokers. ब्रोकरेज इंडस्ट्री को सुनना बहुत ज़रूरी है. मैं अमेरिका रहता रहा हूँ 30-40 साल. मैं अमेरिका में काम भी करता रहा हूँ. मतलब काम क्या इन द सेंस के काम तो करता था, पर रियल एस्टेट भी एक दो चीज़ें खरीदी थी अपनी ज़िंदगी में. तो मुझे पता है कि रियल एस्टेट बिजनेस थोड़ी बहुत क्या होती है. मेरी बहन भी रियल्टर है, तो मुझे थोड़ा आइडिया है. बट रियल एस्टेट बिजनेस को बड़ी कोशिश करके राशिद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आ गए. हम तो बड़ी देर से आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि आप आ जाए. आदिल कमाल साहब, हेड ऑफ बिजनेस ज़मीन.com. आदिल साहब वेलकम. ज़मीन.com की रिसर्च अच्छी है और मैं बहुत चाहता हूं कि हम आपकी रिसर्च से सीखें. तो आपका आना बहुत बहुत बाइस फ़ख्र है हमारे लिए. थैंक यू वेरी मच. देन वी गॉट मोहम्मद एजाज. आई होप ही इज जॉइंड, CEO ऑफ आरिफ हबीब डॉलमन रिएट. It is the only real estate investment trust in Pakistan, which says a lot about Pakistan. मुझे याद है सलमान शेख ने बड़ा मेहनत करके रियल एस्टेट ट्रस्ट बनाया था आज से 10-15 साल पहले, और मैं उसको हमेशा कहता मजाक करता था. मैं कहता यार चलना नहीं, कोई फायदा नहीं है. और वो हुआ यही कि चला ही नहीं. और ये भी रियल एस्टेट ट्रस्ट नहीं है, ये बेसिकली रीफाइनेंसिंग है. तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है. खैर इस पे बात करेंगे. आई होप इजाज साहब आ गए हैं. लेट्स सी. ठीक है जी. अच्छा आगे जरा चले तो लेट्स सी. अच्छा जी, ये वेबिनार आई मस्ट थैंक समीर अहमद. Sameer Ahmed, former commodity exchange के stock exchange के chairman and mashallah one of our well-known guys, now a real estate investor as well, private equity partner. उसने arrange किया. तो I must give a big shout out, a big thank you to Sameer Ahmed. अच्छा, जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, सारे आप माशाल्लाह बिजनेस वाले, आप लोग क्यों घबराते हैं हमसे बात करने के लिए? उल्टा मुझे कहते हैं कि हम तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात करें. यार ये मिनिस्ट्रियों के साथ बात करने वाला निजाम छोड़ दें. ये कमरे में छुप के पॉलिसी बनाना गलत बात है. खुल के पॉलिसी बनाए, सामने आके बात करें लोगों से. हम लोगों को बताएं, हम रिसर्चर्स पाकिस्तान के भाई, हम लोगों से बात करें. ये छुपने की क्या जरूरत है हम लोगों से? हमसे क्यों छुपते हैं भाई? हमने क्या ले लेना दे लेना, हम तो गरीब गुरबा लोग हैं. तो प्लीज आए, ये लर्निंग सेमिनार है बच्चों के सीखने के लिए. ये बच्चे सीखेंगे तो आपकी मार्केट डेवलप करेगी. अगर ये बच्चे नहीं सीखेंगे तो आपकी मार्केट वहीं की वहीं बैठी रहेगी. तो ये प्लीज याद रखिएगा, गौर करिएगा इस बात पे. अच्छा जी, जो हमने आज बात करनी है वो बात करनी है प्लॉटिस्तान की. पाकिस्तान का एक नाम है प्लॉटिस्तान, क्योंकि हम सिर्फ प्लॉट की बात करते हैं. मैंने गूगल सर्च की तो पाकिस्तान में प्लॉट 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 चलता रहता है. आपको पता है F-16 भी प्लॉट है, सब कुछ प्लॉट है. तो हमने आज बात करनी है प्लॉट और रियल एस्टेट की. बट हमने ये हामिद मीर टाइप वेबिनार नहीं करना. हमने करना है ठोस किस्म का कि ये क्या चीजें हैं प्लॉट की. ये जो रियल एस्टेट है ये है क्या.
इतनी मिथ्स है इसके बारे में, उसके बारे में बात करेंगे कि ये अनप्रोडक्टिव एसेट है, ये ब्लैक मनी है। अब ये रियल एस्टेट हर कंट्री की मेजर पार्ट ऑफ वेल्थ होता है। अमेरिका में जनाब 30 ट्रिलियन वैल्यू है रियल एस्टेट की, फेडरल रिजर्व ने एस्टिमेट की 33 बल्कि। इट्स 150% ऑफ जीडीपी। इसमें क्या हैरानगी की बात है रियल एस्टेट की वैल्यू? भाई इंसान की जिंदगी शुरू होती है रहने सहने से, तो रियल एस्टेट तो रहना सहना है यार, काम करने के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो ये जो हमारे मुल्क में एक अजीब चीज चली हुई है कि रियल एस्टेट बहुत कोई वैल्यूएबल चीज है, ये आप आज हमें समझाएंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है जी, खैर इस पे चलेंगे। पर पहले मैं ये आपको बता दूं हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि इस मुल्क की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, इस मुल्क की ग्रोथ वॉलेटाइल है और नीचे जा रही है, और आपका कारोबार ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की ग्रोथ रेट ना, अगर हमारी ग्रोथ रेट ऊपर ना गई तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। सो डोंट थिंक दैट यू कैन गेट अवे फ्रॉम दिस द मैक्रो पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस वी कैन लिफ्ट अप द ग्रोथ रेट, यू आर गोइंग नोवेयर माय फ्रेंड्स। सो आपको ये सोचना कि यू कांट इन्वेस्ट इन पॉलिसी इज रॉन्ग। नंबर 2, हमारी इन्वेस्टमेंट रेट और भी नीचे जा रही है। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट दुनिया में सबसे कमजोर है और इट्स नाउ डाउन टू ऑलमोस्ट 13%, और कोविड के बाद शायद इवन लेस हो गई है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट रेट तो बिल्कुल ही लो है। और ये दो चीजें मैं सबके सामने हर वेबिनार पे रखता हूँ कि भाईजान अगर इस पे आप नहीं सोच रहे तो आप बड़े ही बेवकूफ हैं। पता नहीं बिजनेस किस चीज के लिए, क्यू ब्लॉक के साथ बिजनेस तो बड़ी अच्छी हो जाती है उनके साथ एसआरओ लेके, बट आई डोंट थिंक रियल एस्टेट को इतने ज्यादा। खैर आपके अपने माफिया, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, लेट्स गेट ऑन। अच्छा, ये भी बड़ी मजेदार बात आप प्लीज सामने रखें। 1950 में हमारे आबा अजदाद, ऑल्दो आई एम क्वाइट ओल्ड, बट हमारे आबा अजदाद ने उस वक्त भी सीख लिया था कि हम एड डिपेंडेंट रहेंगे, डॉलर की बैसाखियों पे चल रहे हैं। लियाकत अली साहब और पीछे लोग बैठे कह रहे हैं कि भाई इनको डॉलर की बैसाखियों पे रखो, ये खुद तरक्की ना ही करे तो बेहतर है। तो ये हालत है हमारी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए हम हर, ये बार बार मैं दिखाता हूँ, हम हर डेकेड में हर साल फंड प्रोग्राम के अंदर रहते हैं। फंड प्रोग्राम इज द इमरजेंसी वार्ड ऑफ द कंट्री। अगर आपका कोई दोस्त रोज इमरजेंसी वार्ड जा रहा है, आप उसको क्या कहेंगे? तो ये हालात है हमारे, ठीक है जी। फंड प्रोग्राम के अंदर हम बैठे हुए हैं और बार बार जाते हैं, अभी फिर गए हुए हैं फंड प्रोग्राम में। और ये हमारी हालत है। कार्टूनिस्ट ने बताया है कि जी हमारी हालत ये है कि फंड का मोटा आदमी, एंड आई विल यू मस्ट यू ऑल ऑफ यू नो I was a fund staff member for 30 plus years and I have long association with the fund, but doesn't mean that I have to, side with everything they say. But the fund is dictating our policies, but loans हमारे आगे आगे हैं और हम एक क्रैगी लैंडस्केप पे चल रहे हैं, भाग रहे हैं भड़बड़ा के, समझ नहीं आ रही हम क्या करें। ये हमारे मुल्क की हालत है और ये हमारे सब की हालत है। हम किसी एक को नहीं कह रहे, ना मैं किसी एक हुकूमत को कह रहा हूँ, ये पिछले 40-50 साल से यही हालत है। हमारे बिजनेसमैन की भी यही हालत है, हमारे सब की यही हालत है, ठीक है जी। पीआईडी बड़े वेबिनार्स करते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने जो कुछ सीखा है वो ये है, आप लोगों से, आप जैसे लोगों से बुला बुला के बार बार, कि हमारी पॉलिसी बहुत कमजोर है और बहुत इनकंसिस्टेंट है। हमारे ट्रांजैक्शंस कॉस्ट, इस पे हम बहुत बात करेंगे, बहुत हाई है। हमारी बिजनेसेस में एक सेठ मेंटालिटी या प्रोफेशनल मेंटालिटी नहीं है, और ये नजर आता है जब उनको बुलाए तो वो घबरा जाते हैं कि भाई मैंने नहीं आना, भाई मैं तो सेठ हूं, मैं क्यों आऊं, ठीक है। और मार्केट डेवलपमेंट जो सी हमारी बहुत ही कमजोर है, इस पे हम बहुत बात करेंगे। एनर्जी प्रॉब्लम इज अ गवर्नेंस प्रॉब्लम, और शहरों में बहुत प्रॉब्लम है, और ये आपका खास सब्जेक्ट है, इस पे हम आएंगे, ठीक है जी। अब आपसे मैं थोड़े सवाल करता हूँ, फिर ऑडियंस में चल जाएंगे। आप इन सवालों के अगर कोशिश करके हमें तीनों लोग जैसे भी आप जवाब देना चाहते हैं दीजिए। हम आपसे सीखना चाहते हैं, और आपसे क्या सीखना चाहते हैं? पहली चीज कि रियल एस्टेट में जो हम सुनते हैं रोज टीवी पे आता है कि जी प्लॉट खरीदो और उसके बाद सो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, रिटर्न्स बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं, और सारी दौलत रियल एस्टेट में है। यहाँ लोग जाते हैं प्लॉट पे पैसा फेंक देते हैं और साल के बाद अमीर हो जाते हैं। ये क्या? रिटर्न्स के बारे में कुछ बताइए। क्यों जी? आदिल साहब, YouAreZameen.com, बताइए रिटर्न्स के बारे में। सर अगर हम जनरली ट्रेंड देखें, नॉट जस्ट अभी की बात नहीं है, फ्रॉम पास्ट फ्यू डेकेड्स, अगर हम हिस्टोरिकल डाटा देखें तो जो हमारे एंसेस्टर्स की लैंड होती थी, ठीक है, उन्होंने कुछ हजारों में कुछ लाखों में खरीदी होती थी, राइट, और उनके बच्चे आगे से 10 से 20 साल के बाद उसको बेच के, राइट, दे हैव बिकम मिलियनियर्स, राइट। सो दिस इज आवर बिलीफ, ठीक है, जो कि पास्ट ट्रेंड से दिखाई दे रहा है कि रियल एस्टेट इज नेवर गोइंग टू गो डाउन, देयर इज ऑलवेज दिस इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड द प्राइसेस आर गोइंग हाई एंड हाई एवरी डे। व्हाई? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है ना जी, वो कैश बेस्ड मार्केट है। इट्स नॉट अ सप्लाई डिमांड बेस्ड मार्केट वेयर जहाँ पे प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हो। ये कैश बेस्ड मार्केट है। एवरीवन हु इज हैविंग सम सेविंग्स, ही और शी फील्स कि जी जो पैसे हैं दे आर सेफ इन रियल एस्टेट, तो लेट्स बाय अ प्लॉट, ठीक है।
and I'm not shying away by saying this कि अभी हम जितने भी सारे लोग बैठे हैं इन सबके पास 2 से 3 plots जरूर पड़े होंगे, right? Why? Because that belief has become so stronger based on our history, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से we invest in real estate and it goes up. Because अगर आज आपने एक चीज 10 million rupees की ली है, that is bound to go up in the coming days, ठीक है ना? That's from my side. जी बशीर साहब, हेलो बशीर साहब। जी आ रही आवाज? जी बिल्कुल बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया इस फोरम पे बात करने के लिए। अच्छा, इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि जी प्लॉट ले और साल बाद और 2 साल बाद जो है ना उसकी जो 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 प्राइसेस है और पीपल आर वेरी मच इन शॉर्ट टाइम जो है ना वो वेल्दी हो जाते हैं, उसकी मेन रीज़न तो ये है पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है अदर देन अदर कंट्रीज़। नंबर 1 के लोग स्टॉक से में काम करते हैं, उसके नंबर्स आप देखें बाकी मुल्कों में कहीं ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू विद इन द पाकिस्तान, या पाकिस्तान अंडर जितने भी अब कंट्रीज़ हैं लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास जिसके पास जितनी भी सेविंग होती है लाइफ टाइम जो उनकी अचीवमेंट होती है लाइक इन शेप ऑफ कैश या इन शेप ऑफ काइंड ऑफ गोल्ड या कुछ का, उनकी होती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि यार हम रियल एस्टेट या प्लॉट ले लें और सर्टेन टाइम में उसके प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं आता सिवाय ट्रांसफर एक्सपेंस की। इवन जो गवर्नमेंट के टैक्सेस भी पे करने होते हैं वो भी हम उसको हाइड कर जाते हैं डीसी वैल्यूज के अंदर। सपोज अगर हमने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया और 1 करोड़ रुपए की अगर हम डीसी वैल्यू कहते हैं उसकी वैल्यू आ गई 20 लाख रुपए, तो 20 लाख के टैक्सेस पे करने हैं और उसको हमने शो करना है अपने टैक्स के डिपार्टमेंट और बाकी अदर जो आपको पता जितने भी फॉर्म गवर्नमेंट के हैं उन तमाम इदारों में से भी बचत करते करते हम सेफ एंड सिक्योर एक अलॉटमेंट लेटर लेके बैठ जाते हैं। और मार्केट में बाकी लोग भी इसी सेम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इसको टर्नओवर कर रहे होते हैं, तो घर बैठे ही नौक आ रही होती है कि यार आपने वो प्लॉट लिया था, वो प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ पे थी, आज हमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ऑफर है, 1 15 की ऑफर है, 1 20 की ऑफर है। और डेफिनेटली वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपको इजी मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही होती है। नंबर 2 पे आ जाती है सपोज जो रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसको आप डेवलप कर लेते हैं, तो डेवलप करके अगर सपोज हमारे गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर किसी किस्म के ना तो कोई मार्केट्स बनी ना कुछ हुआ, लोगों ने खुद साख्ता ही खुद ही अपने ऊपर कमर्शियल डिक्लेयर करके और उसके ऊपर जो है ना वो कमर्शियल शॉप्स बना के उसके रेंटर स्टार्ट कर दिए। वक्त के साथ साथ जो आपकी ग्रोथ हो रही है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये उसकी डिमांड बढ़ा रही है। हेलो, वक्त के साथ साथ जो 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 आ रही ग्रोथ आ रही है वो पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है। इसी तरह आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में जो प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा घुस गया और गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं लाइक एलडी है, लाइक केडी है, एफडी है, एमडी है, जितने भी हैं, उन्होंने सर्टन साल में 2 साल में 5 साल में कोई एक आधा प्रोजेक्ट करना है। इस चीज़ दौरान आपके सामने एलडी को बने हुए इस नंबर ऑफ ईयर्स और हमारे डीएचए को बने हुए अभी शायद 2 डेकेड्स ही हुए हैं। आप देख लें कि जो एलडीए के रोल्स थे उन्होंने क्या प्ले किया, गवर्नमेंट की हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, और जो डीएचए ने डेवलप किया, लोग आज डीएचए का प्लॉट, डीएचए का लेटर लेने को ज्यादा हंगर महसूस करते हैं और पे करते हैं एक्स्ट्रा, ताकि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स पूरे। और उसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई आपके सामने कि हमेशा डीएचए में डिमांड ही रही है, सप्लाई बहुत ही कम रही है। अभी मैं क्या सपोज अगर मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं डे टाइम रॉबरी, तो अभी डीएचए ने एक लॉन्च की है अपना कैसे कहते हैं स्कीम के जी, हम ये आपको 300 प्लॉट मार्केट करेंगे जिसकी उन्होंने बैलेटिंग की है, और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो फी प्लॉट 1 कनाल के ऊपर 25,000, 2 कनाल के ऊपर 50,000, आपके कमर्शियल प्लॉट के ऊपर 1 लाख रुपया, ज्यादा कमर्शियल बड़े प्लॉट है उसके ऊपर 2 लाख रुपया। तो इन तमाम को जितने लोग अप्लाई करेंगे, वो जिनके तो ये बैलेट में सक्सेसफुली नाम निकल आए, वो उनको बेनिफिशियरी होगा, उनको प्लॉट मिलेगा और वो 3 साल की पेमेंट प्लान के ऊपर पेमेंट्स करेंगे। rather than that, जिनके नहीं निकलेंगे वो सारे पैसे कन्फिस्केट हो जाएंगे उनके। यानी कि वहां पर अगर मैं कहूँ हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अप्लाई किया और जो टोटल उन 300 प्लॉटों की जो वैल्यू थी वो सपोज कर लें कि सपोज 20 बिलियन थी, तो इवन तकरीबन 10 से 12 बिलियन को पैसा वैसे ही लोग जो है ना वो जो रिफंड नहीं किया, जो लिख के दिया हुआ था कि पैसा आपका जिसका सक्सेसफुल मेंबर को ही मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। तो इसकी एवरेज ऑफ हंगर देखें प्लॉट्स की, जो हम बात करूंगा वापस पे आऊंगा कि एक प्लॉट लेने वाले के पीछे 300 प्लॉटों के पीछे कितने लोगों ने अप्लाई किया है कि वो मोर देन
मोर देन 10 बिलियन उन्होंने अपना जो है ना वो सेव किया है। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, इवन पंजाब के अंदर, इवन लाहौर के अंदर, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसके अंदर डेफिनेटली प्लॉट्स की ट्रेड के ऊपर हमेशा से सप्लाई बहुत कम रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। इसी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ, विद इन 1.5 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, और प्राइवेट सेक्टर में जो इश्यूज आए हैं, मेरे पास अगर आप मुझे मजीद थोड़ा टाइम देते हैं, बताता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर ने जो लास्ट, अगर आप 2 साल में देखें तो नैब में जितने भी इश्यूज खड़े हुए हैं रियल एस्टेट के, देख लें आज अगर हम नैब के मोटे अगर हम 10 केसेस निकाल लें, उसमें से 8 रियल एस्टेट पे हैं। फलानी स्टेट, फलाने अपने कैसे कहते हैं सोसाइटी XYZ सोसाइटी, में किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन उन तमाम सोसाइटीज के केसेस नैब में है। नैब तो इसलिए बनी नहीं थी कि वो प्राइवेट लोगों के करेंगे, वो तो नैब का जो मेन मकसद था वो तो था कि जब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो जब बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठ के और वो अपना कैसे कहते हैं अपनी वेल्थ को विद इन ईयर्स अपना कर देते हैं। और आज हम सारे प्राइवेट बिजनेसमैन सारे उसमें इन हुए, और हमारे जो डेवलपर्स हैं सारे के सारे वो उसके अंदर हैं। अगर सपोज ये एक प्राइवेट सोसाइटी हम अप्रूव कराते हैं, करना तो LDA ने, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करना, अगर मुल्तान में करेंगे तो MDA ने करना, जिस भी सिटी में हम करेंगे। अगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मैंने 1000 एकड़ जगह की कि जी मेरे पास है, मैंने ये अथॉरिटी के तहत आपको अप्लाई कर दिया, मुझे आप दे दें इसकी अप्रूवल्स, उस LDA की अथॉरिटी का कोई मतलब ही कोई ना जी, अथॉरिटी तो कोई है, वो अथॉरिटी का मतलब होता है कि आगे के सारे मामला उन्होंने देखने हैं। मैंने LDA को अपना सेंटर कर दिया 1000 एकड़, उसने मुझे आगे से करना, उसके बाद वासा का, इरिगेशन का, अपना कैसे कहते हैं लेस्को का, वो सारे NOC कम से कम 22 इदारों में जाके 2 साल 3 साल, जो तक अभी उन्होंने कहा है हाउसिंग मिनिस्टर ने कि जी हम कम करें, आपने सुना इमरान खान ने भी काफी बहुत तक किया। LDA में जो नए वाइस चेयरमैन आए उन्होंने भी कोशिश करके 6 महीने में अनाउंस किया कि हम इसे करेंगे। इवन दो अगर सपोज 1000 एकड़ हमारे अप्रूव हो भी जाते हैं, उसके बाद मेरे प्लॉट बनते हैं, सपोज उसके ऊपर 5000 प्लॉट 5 मरला के निकल आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, तो वो 5000 को कहीं कैप नहीं कर रही LDA, मैं उन 5000 की बजाय 50,000 प्लॉट बेच देता हूँ। अगर वो 5000 प्लॉट जो हमने LDA ने कहा जी आपकी स्कीम अप्रूव्ड है, और ये 5000 प्लॉट की एक स्टैंप वाला फॉर्म ही दे दे कि तुम्हारे 5000 के ये फॉर्म या ये फाइल्स, जिसको हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो 5000 फॉर्म मिलते हैं, तो ओवर ट्रेड ही ना हो। अच्छा, अब वो ओवर ट्रेड क्यों होता है? वापस आपका वही सवाल कि यार ये इतनी डिमांड क्या आती है कि 1 साल बाद एक प्लॉट की वैल्यू जो थी 1 करोड़ पे और वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में चली गई, इसलिए कि डिमांड बहुत ज्यादा है, और वो जो हमारी सोसाइटी वाले होते हैं उनके ऊपर कैप कोई नहीं होती। LDA अगर सपोज शुरू के जो NOCs हैं उनसे निकल के वो 5000 प्लॉट की बजाय डबल अपने प्लॉट बेच देते हैं, उसकी वजह होती है कि मार्केट में हंगर बहुत ज्यादा है और ऊपर से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आफ्टर जब वो फ्रॉड हो चुका होता है और डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही थी, फिर आती है कोई 2 साल बाद 3 साल बाद जब एप्लीकेशन नैब में जाती है कि जी मोर देन 40 एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट्स आएंगी, तो सोसाइटी को नैब आप नॉक कर सकते हैं। वो फिर आके सारी सूरत आपके सामने बनती है, लोग उठाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उसमें आ जाते हैं फिर आगे डीलर्स। अच्छा, क्योंकि मैं बीइंग एजेंट फ्रॉम द लास्ट 28-30 ईयर्स से काम कर रहा हूँ इन रियल एस्टेट, तो जो एजेंट्स के रोल होते हैं ये एक पूरा मौजू है जिसके ऊपर अच्छी खासी गुफ्तगू हो सकती है। मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि रियल्टर बीइंग ए एजेंट, बीइंग ए डीलर, इस रोल के ऊपर मेरी तो किसी जगह पर कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मेरे पास कोई लाइसेंस ही नहीं है। आई एम मादर पिदर आजाद के मैं सुबह उठाऊं, मैंने बाहर लिखा है राशिद बशीर स्टेट, मलिक स्टेट, अकबर स्टेट, सदीक स्टेट, और मैंने काम शुरू कर दिया। मेरे पास ना कोई ट्रेनिंग है, ना मेरे पास कोई है, ना मुझे खाते का पता, ना खतौनी का पता, ना फर्द का पता, ना अपना कैसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन का पता, ना स्टैम्प पेपर का पता, और मैंने प्रॉपर्टी, हाँ जी बाबू जी तो प्रॉपर्टी ला दूंगा। ये आप फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने इन तमाम सालों में देखे भी हैं और हमारे रोजमर्रा जिंदगी में आपके दोस्तों सामने और आपके सामने गुजरते भी हैं। रियल्टर को हमने ट्रेन ही नहीं किया, जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान की सोसाइटीज जितनी भी बनी हुई हैं, इनमें चाहे वो LDA है, चाहे वो DHA है, चाहे वो प्राइवेट सोसाइटीज हैं, इन तमाम को मार्केट करना है, उन्होंने बताना है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और वो खुद एजुकेटेड नहीं है, उसको ये नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट्स क्या हैं, इसके सामने रोड कितना फॉल करता है, इसमें कमर्शियल की वैल्यू क्या होती है, इसमें रेजिडेंशियल की वैल्यू क्या होती है, उसमें क्या बायलॉस लगते हैं, क्या होना है, इतने का लिया इतने का बेच दिया, और उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं है।
अब ये जो सबसे मेजर इस वक्त जो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है, जो हम बहुत से फॉरम के ऊपर एप्लीकेशन दे चुके हैं, लाहौर के कहने के जो LDA के डीजी हैं उनसे, जो लाहौर के कमिश्नर है वो, अच्छा अब कमिश्नर का जिक्र है तो कमिश्नर का आप ले लें कि इसमें एक कमिश्नर एक डिप्टी कमिश्नर है। हम एक प्रॉपर्टी बेचते हैं 1 करोड़ रुपए की और DC कहता है इसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है। अब जब DC ये कहेगा और डिप्टी कमिश्नर वैल्यू के हिसाब से हमने रजिस्ट्रेशन फीस कर दी, हमें कोई नहीं पूछेगा, आज तक नहीं को पूछा, ना कभी को पूछेगा। मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ रुपए है। तो हम अभी तक आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने सिस्टम को ही लेके चल रहे हैं कि जी मार्केट वैल्यू उसकी इतनी और DC वैल्यू के हिसाब से हम ये कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, लाहौर में, पाकिस्तान में, पंजाब में, कराची में इससे कहीं ज्यादा है। कराची में मैंने एक प्रॉपर्टी अभी लास्ट कोई 2 साल पहले कमर्शियल ली, उसकी टोटल वैल्यू थी 28 करोड़ रुपया और उसकी DC वैल्यू, नदीम साहब, कैन यू बिलीव, 20 लाख रुपए। 28 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू की DC वैल्यू 20 लाख रुपए। अब आप मुझे बता दें हमारा कहाँ सिस्टम है और हम किसको कर रहे हैं। एजेंट्स के रोले, एजेंट्स के जो प्रॉब्लम्स अपनी जगह आप सुन सकते हैं, और फिर आगे जो हमने प्रॉपर्टी लिस्ट करने जानी है और रजिस्टर करानी है वो अपनी जगह पर है। फिर अगर सपोज इसके सामने ही हमें कोई एजेंट्स को कोई अगर दे दे, हमें ट्रेनिंग दे दे और इसके कोई सेमिनार्स कर लें, कोई अपना इसके ऊपर लाइसेंसिंग ले ले, जैसे अब DHA में हम डील करते हैं, DHA इज मेजर पार्ट। DHA में कहते हैं मैं आपको रजिस्टर तब करूंगी जब आप मुझे 1 करोड़ रुपए कम से कम एज ए गारंटी जमा कराएं, और आप ये हमारे DHA अथॉरिटी के ये रूल्स एंड बायलॉज है, इनको पूरा आपका एक डिप्लोमा कराएंगे हम। इसको अगर आप सक्सेसफुली पास करते हैं तो हमारे कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बननी है, रेजिडेंसी कैसे बिकनी है, बिचनी कैसी है, ट्रांसफर का प्रोसेस ये होगा, लॉ ऑफिसर के रूल्स ये होंगे, और बीइंग एजेंट्स आपने ये मेजर्स पूरे करके आने हैं। तो फिर अगर सपोज किसी जगह पे आप फ्रॉड करते हैं तो आपकी ये सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे पास सेफ पड़ी हुई है। कल को आपने काम छोड़ दिया, हमसे आके रिफंड ले लें अपना। ठीक है, इसी जगह पर रियल्टर के लिए कोई कैप नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे करते हैं मजीद बात। बशीर साहब जरा आप 1 सेकंड में जरा थोड़ा सा आगे चलूं। देखिए रिटर्न्स की जहां तक बात है, मैनहट्टन बिका था $20 का, दुनिया को पता है, पूरा मैनहट्टन $20 का बिका था। अभी रिसेंटली वो जलाल, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, जलाल ने कैलकुलेशन मैंने से कहा था करे, उसने की, तो मैनहट्टन का रेट ऑफ रिटर्न 20 साल जो $20 का बिका था 1600 कुछ में, अभी तक देखा जाए तो कोई रेट ऑफ रिटर्न इतना खास नहीं है वो 10-11% ही, ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमारे आबाद की जो आपने बात की, हमारा रेट ऑफ रिटर्न, ये ज़मीन.com का ग्राफ है जी, आदिल साहब आपका ग्राफ है ये, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, आप देखें कौन सा रेट ऑफ रिटर्न तो मंथली है, नीचे वो है, तो बड़ा शैलो रिटर्न है। ठीक है, यही चीज अगर मैं लेके देखूं, ये आपका डेटा लेके डेलमोंडो, एक बंदा है अमेरिका में, पाकिस्तानी रिसर्चर ने नहीं काम किया, तभी मैं अपने दोस्तों को ये समझाता हूँ, भाईजान आप भी कुछ काम करें, हैं मेरे भाई जो उनसे ये सुन रहे हैं यहाँ, इनका ये होना चाहिए काम। उन्होंने आपका डेटा लेकर कहा कि आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है 2019 में आपकी रेट ऑफ रिटर्न आई थी 5% नॉमिनल टर्म्स, इन रियल टर्म्स आपकी रिटर्न एक्चुअली 4% लोअर थी। सो ये सोचना कि जमीन की कीमत बढ़ती है, पहली चीज तो ये एजुकेशन की जरूरत है कि भाई कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मुझे खुद पता है, आप ठीक कह रहे हैं, प्लॉट लिए हुए लोगों ने, मैंने खुद प्लॉट लिया हुआ है, DHA में लिया 1990 या सब 1989 या कुछ ऐसे। ठीक है, आज उसकी कीमत 2.5 करोड़ हो गई है, बड़ी बात है यार। ठीक है, बट फॉर गॉड सेक्स 30 साल पे रेट ऑफ रिटर्न तो मेरा कुछ भी नहीं आता, और स्पेशली डॉलर एडजस्टेड रिटर्न तो जीरो आता है। मैंने कई जगह देखा है, मैं अपने दोस्तों के साथ जब बात करता हूँ, डॉलर एडजस्टेड रिटर्न्स हमारे नेगेटिव है। तो पहली चीज तो रियल एस्टेट में वो रिटर्न नहीं है। ये आपके अगेन आपके पास से ग्राफ है ज़मीन.com से, ठीक है जी, माना 14 में जरा हाई थी, पर उसके बाद गिरती रही है प्रॉपर्टी की प्राइस। प्रॉपर्टी की प्राइस, एक साहब है फराज साहब हमारे, उन्होंने भी एक थोड़ा सा आपका डेटा लेके काम किया है, प्रॉपर्टी का रेट ऑफ रिटर्न इज लोअर देन द स्टॉक मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो पहली चीज तो क्लैरिफाई कर लीजिए, बहुत बड़ी मिथ है कि प्रॉपर्टी की को बहुत रेट ऑफ रिटर्न है। प्रॉपर्टी की रेट ऑफ रिटर्न या इनसाइडर्स की होगी, आम आदमी की तो नहीं है। मैंने खुद प्लॉट लिया था 30 साल पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक जगह, वो क्या उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुर्गा सिटी, सारे पैसे गायब हो गए 30 साल के बाद। ठीक है, so quite frankly I can go on and on about this, but this is the thing. Now what we want to learn from you is very simple. जो अभी बशीर साहब आप बात कर रहे थे, पता नहीं इजाज साहब आए कि नहीं, इजाज साहब if you are there, do you please tell me when you want to participate. What we want to learn from you, ये बशीर साहब बिल्कुल जो आप बातें कर रहे थे, कितना आसान है मार्केट में चीज बेचना और खरीदना।
इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं डीएचए में, चलो ठीक है मैं मानता हूँ डीएचए में है, पर अगर मैं डीएचए के बाहर चला जाऊं, लेट्स से मैं चला जाऊं अपना ये क्या कहते हैं मॉडल टाउन या कुछ, मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? अब ज़मीन.com से थोड़ी मिल जाती है, वरना ब्रोकर कहता सानू की पता जी, बस ऐसे ठीक है। यहाँ अमेरिका में प्रॉपर्टी जाए वो कंपेरेबल आपको पुल आउट करके देते हैं डेटा से, पूरे कंपेरेबल डेटा मिल जाएगा आपको कि यहाँ कितनी बिकी है, कब बिकी है। अच्छा, दूसरा आपने बशीर साहब जो बात कही बायर सेलर प्रोटेक्शन, मेरे पास जो बायर आ रहा है या सर मैं जिससे खरीद रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं उसकी नौयत क्या है। आधी वक्त तो लोग घबराते ही रहते हैं, वो बयाना पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्या करूं, कोई सेल्स का टेक्नोलॉजी कोई नहीं हमारे पास। ये बताइए, अच्छा टाइटल मुझे पता नहीं, जो चीज मुझे मिल रही है डीएचए में पता है, बाकी जगह नहीं पता कि ये जमीन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तीसरी चीज ये बताइए कि जो सारी मार्केट है, जो बशीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बशीर साहब मुझे बताएं कितने मरहले होते हैं प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदने में? तो ये बताइए बशीर साहब, शुरू करें, बताइए। मैं कहता हूँ इसमें सपोज हम मार्केट में, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही, फिर बोलिए। मार्केट में कस्टमर आता है हमारे पास, जी, एक प्रॉपर्टी बाय करने, जरा ऊंचा बोले बशीर साहब, जरा माइक के करीब आवाज आ रही है? अब आ रही, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब एक बार आता है हमारे पास, ये हमने प्रॉपर्टी जो भी हमारे रिक्वायरमेंट में 1 लाख का प्लॉट चाहिए हमें, आप दिखाएं, हम उनको, हमारा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको जाके साइट विजिट करवाता है कि ये ए ब्लॉक का ये 15 नंबर प्लॉट है जो आपको ये सूट करता है। वो कहते हैं ठीक है, सपोज एज कम्पेयर टू माय रिक्वायरमेंट मुझे ये फुलफिल करता है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, 50/90 है, इस पे आपने क्या 2 स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, इसमें 5 बेडरूम हाउस बन सकता है, एग्री कहते ठीक है। अगर सपोज ये उनको सूट कर जाता है, फिर हमें उसकी जो ट्रांसफर सपोज उसका पहला स्टेप होगा जी हमें टोकन मनी दे। अगर 1 करोड़ रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी है, हमने उससे 1 लाख रुपया 50,000 रुपया टोकन में लेके हमने अपने बायर से बात कर लेनी, सेलर से बात कर लेनी। सेलर ने कहना ठीक है फाइन, हमें एग्री, जो भी उसका पहले रेट तय हुआ था। नेगोशिएशन के पार्ट में बात कर रहा हूँ, नेगोशिएशन में महीना भी लग जाता है, बात कर 15 दिन लग जाते हैं, बात कर 2 दिन में होती है। डीएचए में कंपैरेटिवली जल्दी वैसी टोकन मनी के बाद हम बयाना करते हैं, बयाने के बाद उसका 4 वीक्स 6 वीक्स 2 महीने का जो भी ए पार्टी वर्सेस बी पार्टी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से उनके ट्रांजिशन के जो टाइम पीरियड होते हैं, उसके बाद फिर हम जो डीएचए में ट्रांसफर कराएंगे, तो डीएचए के हैं जी पहले मेंबरशिप लें, उसके बाद ट्रांसफर फीस जमा कराएं, सेलर के एंड को पता है जी आप अपनी प्रॉपर्टी के ड्यूज जमा कराएं, और इसका जो है ना एनडीसी अप्लाई करें, जिसे कहते हैं नो डिमांड सर्टिफिकेट, और वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी होके डीएचए या एलडीए या आपने कैसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। फिर हम इसकी फाइनल पेमेंट पे आते हैं। जब फाइनल पेमेंट बात आती है तो मोस्टली दोनों पार्टी के ऊपर एक डिस्कशन आती है कि जी हमने फुल वैल्यू पे कराना है कि हाफ वैल्यू पे कराना है कि डीसी वैल्यू पे कराना है। इन तमाम प्रोसेस को भी कंप्लीट करते हुए हम एक पेज पे आते हैं कि ना हम दोनों पार्टियां कहते हैं हम इतनी अमाउंट पे, सर्टन अमाउंट के ऊपर हम इसकी रजिस्टर करवाएंगे, और फिर उसके पे ऑर्डर्स बनेंगे, और रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट होगी वो इन शेप ऑफ कैश पे की जाएगी, इन शेप ऑफ अदर करेंसी लाइक डॉलर उधर हम पे करेंगे। वो सारी पे ट्रांजेक्शन, इसको तकरीबन 2 दिन 3 दिन 5 दिन लग जाते हैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में। आफ्टर दैट बारी आती है हमारे सर्विस चार्जेस की। अगर चीजें कंप्लीट हो गई हैं, फिर हमारे बीइंग ए रियल्टर हमने काम ये किया कि हमें इसमें हमारे सर्विस चार्जेस मिलेंगे। सर्विस चार्ज के ऊपर दोनों बंदे एक ही बात कर रहे हैं, जो मैं 30 साल से बात सुन रहा हूँ, तुसी कीता की आपको ये प्रोडक्ट दिखाया आपने, आपका इसमें क्या उस बंदे को मिलवा दिया, 2 मीटिंग की, 2 कप चाय पिलाएं, और अब हम आपको 1 लाख रुपया कमीशन दें या 2 लाख रुपया कमीशन दें फ्रॉम बोथ द पार्टीज। अब उनको जस्टिफाई करना है कि व्हाट वी आर, हम किस एक एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, और फिर आपकी लाइफ टाइम आपकी जो सेविंग्स हैं उनको कैसे पार्क कर रहे हैं, या आपके जो ड्रीम हाउस आपने बनाना है उसके ऊपर, उस ड्रीम हाउस को बनाने के लिए हमने जो एफर्ट किए हैं वो किए, लेकिन नो बॉडी रिकग्नाइज्ड कि यार अपने जस्टिफाई कर रहे हैं, ये लें यार आपके पैसे। हमें हर दफा, क्योंकि हम रजिस्टर्ड कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, फिर वही बातें जो मैंने पहले की, उन तमाम बातों अगर आप सामने रखते हुए करें, अगर वो हम लाइसेंस्ड, हम अपने करें अनाउंस्ड और रजिस्टर्ड डीलर्स हों फ्रॉम द कंपनी लाइक डीएचए, लाइक एलडीए, लाइक जितने भी हमारी, इवन एक बड़ा लाइसेंस पूरे पाकिस्तान का भी होना चाहिए, वो मिला हो, तो हम पता करिए ये हम चंद लोग ही हैं या 20 लोग हैं या 50 लोग करेंगे। तो ये सारे जो है ना रोज के प्रैक्टिस है रियल एस्टेट की नींद से। जी आदिल साहब, ये बताइए कि सर, ये मैं बिल्कुल सही है, बट मुझे छोटी सी बात नहीं समझ आ रही कि सारी बात हम प्लॉटों की कर रहे हैं। अगर मैंने माल रोड पे प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यू उस पे मैं आऊंगा, तो हम क्या करें भाई ये, और इतने स्टेजेस जो हैं, ये तो उन्होंने डीएचए की बताई है। अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदूं फॉर एग्जांपल एज आई सेड माल रोड पे, कितने मरहले होंगे? जी, एक तो जी सबसे बड़ा इसमें जो इश्यू है ना, वो ये है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड
प्रोसीजर नहीं है फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज। एज एन एग्जांपल, अगर एक प्रॉपर्टी कैंट के अंदर है तो आपने फिर एक वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चैनल है जहाँ पे आपने एमई ऑफिस के पास जाना है, दैट कम्स अंडर आर्मी, वो एक प्रॉब्लमैटिक जगह बन जाती है जहाँ पे आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। दूसरा आप आ जाए, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज है, दूसरा आप आ जाए एलडीए की अगर प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपको एक अलॉटमेंट लेटर, कंप्यूटराइज अलॉटमेंट लेटर शुरू कर दिया है, विच इज अ गुड थिंग कि उन्होंने शुरू कर दिया। बट मेजर चंक जो है आपकी प्रॉपर्टी का है वो रजिस्ट्री वाला है। आप डीएचए को अगर हम एक साइड पे कर दें और एलडीए के अलॉटमेंट लेटर को एक साइड पे कर दें और एमई ऑफिस के कागजात को एक साइड पे कर दें, नाउ द मेजर चंक ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ये है जी आपकी रजिस्ट्री वाली। और जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, तो मुझे आई नो दिस फॉर अ फैक्ट बिकॉज वी हैव एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज एज वेल, आपको लिटरली आज भी उस पटवार खाने को ढूंढना पड़ता है जो कि किसी मस्जिद के राइट लेफ्ट पे लोकेटेड होगा, किसी पतली सी गली के अंदर। आपको आज भी उस पटवारी के साथ जाके बैठना पड़ता है। फिर आपको शायद अगर उसके उस मौजे का या उस एरिया का जो रिकॉर्ड है वो अगर कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो आपको फिर रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में उसको देखना पड़ता है। फिर आपको कोर्ट्स में देखना पड़ता है उस पर किसी किस्म की लियन मार्क ना हो, ठीक है, तब जाके आपकी जो है ना आप उस प्रॉपर्टी को बेचने की तरफ प्रोसीड करते हैं। You take a first step to acquire that property, right? And then you execute an agreement to sell. उस agreement to sell को करने के बाद आप अखबार इश्तिहार देते हैं, ठीक है, कि कल कला को अगर इसके ऊपर किसी किस्म का क्लेम किसी ने टाइटल पे डाल दिया, ठीक है, तो you will be in a big problem, right? Agreement to sell में आपने अखबार इश्तिहार दे दिया जी। उसके बाद आपका सीवीटी, स्टैम्प ड्यूटी, डीएमए ने अपना 1% लेदा टैक्स लेना है, एडवांस टैक्स आपने एफबीआर को अलहदा देना है 1% और 2%. So this needs to be under one roof, right? There should be a one window operation. Also, this transfer procedure in DHA, this transfer procedure is really good. जो वो आपको ड्यू डेट्स देते हैं उन ड्यू डेट्स के ऊपर आपका काम हो जाता है. Why? Because they have adopted this technology. They have reverse engineering करके उन्होंने ये पता कर लिया है कि उनको कितने resources चाहिए, उनको कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, उनको कितने किस तरह के सिस्टम्स चाहिए इस सारे वर्कलोड को सपोर्ट करने के लिए. बट दैट इज नॉट द केस विद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, राइट? वहां पे दिन ब दिन आपको कंसल्टेंट्स के साथ काम करना है. एक बंदा है वो एमईओ ऑफिस का जो है वो एक्सपर्ट है, एक बंदा है वो एलडीए का एक्सपर्ट बना हुआ है, राइट? बट हम सुनते अखबारों में भी ये पढ़ते हैं, सुनते हम ये है कि चीजों के लिए बहुत आसानी क्रिएट कर दी गई है. आसानी नहीं है, ठीक है ना. देयर इज दिस मिडिल लेयर हु इज एंजॉयिंग दिस, I would say कि he's capitalizing on this कि जी हमारे जो मुश्किलात हैं to get a property transferred, as you said कि 30 साल बाद वो आपने जिस सोसाइटी में प्लॉट लिया, ठीक है, वो प्लॉट निकला ही नहीं, वो प्लॉट यानी कि वो कभी ग्राउंड पे ही नहीं था, राइट? एंड अगर एक प्रॉपर्टी या एक सोसाइटी की ड्यू डिलिजेंस कर रही हो, आई कैन टेल यू कि वो कोई ऐसे 50 स्टेप्स होंगे जो शायद मेरे जैसा बंदा जिसको प्रॉपर्टी के बारे में पता है या राशिद साहब जैसा बंदा वो शायद कर लेगा, लेकिन आम बंदा नहीं कर सकता. एंड राशिद साहब ने जैसे मेंशन किया, जस्ट बिकॉज के लोग रजिस्टर्ड नहीं है, लोगों को खेवट का नहीं पता, खतूनी नंबर का नहीं पता, मौजों का नहीं पता, पटवारी का नहीं पता, अप्रूवल्स का नहीं पता, आपने जो 10-15 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने हैं उनको क्या दिखाई दे रहा है, एज यू वेरी राइटली सेड इन योर लास्ट स्लाइड के प्रॉमिस किया जा रहा है कल को बढ़ जाएगी, ठीक है. लोगों को सिर्फ वो पेमेंट प्लान दिखाई दे रहा है, लोगों को वो 3D रेंडर दिखाई दे रहा है जो कि सामने दिखाया जा रहा है कि जी ये जो है ना वो लिटरली ये मैनहट्टन ही बन जाएगा, ठीक है ना जी. सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू गेट अ राइट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी जिसमें कल कला को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है. एंड दैट्स इट. देखिए बनी गाला, राशिद साहब बनी गाला ले लें. अब बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर साहब भी रह रहे हैं, ठीक है. मेरा भी एक जमाने में शौक आया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुझे हेल्प कर रहे थे. मैंने थैंक गॉड ली नहीं, क्योंकि अब मैं अगर ले लेता वहां कोई जमीन तो मैं तो फंसा होता, कोई पता नहीं कि कौन सी जमीन है. अब क्या ब्रोकर को किसी को पता है कि किसकी जमीन जायज थी बनी गाला में, किसकी जायज नहीं थी, किसका घर गिर जाएगा, किसका नहीं गिर जाएगा. बड़े बड़े अच्छे लोग अब केसेस में फंसे हुए हैं. तो ये मार्केट जो है ये क्या मार्केट है, मुझे समझ नहीं आ रही. सर इसमें जब भी ऐसे अभी आदिल साहब फरमा रहे थे ना कि जो पटवार सिस्टम है ये अभी अलाइव है. कोशिश तो की है इसको हमने कंप्यूटराइज करने की. हेलो, जी बोलिए.
नहीं, फिर आपकी आवाज चलेगी, जरा आगे आ जाइए। मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि इत्तेफाक से हमने कोई प्राइवेट लैंड ली, वो आ रही थी जरा रोड के बशीर साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, जरा प्लीज। जी, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब ठीक है, हाँ जी बोलिए। अच्छा, अब एक जमीन हमने खरीदी जिसको प्राइवेट लैंड कहते हैं, वो आती है एक मेन रोड के ऊपर और एक आती है साथ उसके नाला लग रहा है। अच्छा, जब एक तरफ नाला लग रहा है तो इस 80 एकड़ की प्रॉपर्टी ली। उस 80 एकड़ में पटवारी के पास बैठे हुए तो उन्होंने कहा यार आपके 2 एकड़ तो है ही नहीं, 78 एकड़ है। तो मैंने कहा वो 2 एकड़ कहाँ चले? उन्होंने कहा आपके 2 एकड़ नाले में चले गए। अच्छा, वो नाले जो में चले गए, इसको क्या करेंगे? उन्होंने कहा नाले से निकाल देते हैं। मैं कहा जी कैसे निकालेंगे? वो आपको पता ही, फिर कैसे निकालना, मतलब कि उनको उनको अगर हमने खुश किया तो वो नाले वाले 2 एकड़ निकाल कर उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी ऊपर कर दी, और वो आज हम पूरी उस 80 एकड़ को एंजॉय कर रहे हैं। इस सारी जो अथॉरिटी है, ये फैक्ट है कि एक वक्त में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था उसको भी था कि यार पटवार सिस्टम, पटवारी को राजी रखना है। एंड ये टिल टुडे रिमेन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जब वो अपना शजरा लेके आता है, जो अपना वो कपड़े का जब वो नक्शा लेके आता है, वो उसका ही मालिक होता है। वो अपने, जिसको हम बस्ता बोलते हैं, उस हिसाब से चलाता है। मुझे आपकी जो एक बात आपने कहा ना, तो ये कि यार इसके रिटर्न इतने अच्छे तो है नहीं। मैंने अगर सपोज 20 साल या 25 साल पहले एक प्लॉट लिया था, उसका रिटर्न ये था। इसमें दो राय नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन फ्रंट ऑफ, अगर हम डॉलर के रिटर्न के हिसाब से बात करते हैं या उस हिसाब से बात करते हैं, ये तो अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि आपने कौन सी कोई कैचिंग प्रॉपर्टी मार्केट में आई हुई है, उसको आप लेके चलते हैं। जैसे अगर सपोज मैं आपको ईजी वे में समझाता हूँ कि आप बहुत सी मुल्कों में बहुत सी मूवीज चल रही होती हैं। अच्छा, वो बेशुमार मूवी चलती है, लेकिन हिट जो होती है मूवी, तो वो सपोज उसको हम कहते हैं ये मूवी हिट हुई है। इसी तरह बहुत सी मार्केट में प्रॉपर्टीज बिक्री होती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो नीड बेस्ड सेलर होता है या अपना कैसे अपॉर्चुनिटी आई होती है, उसके लिए वो आप बाय करते हैं। उसके आप यार इतनी जल्दी इतने रिटर्न्स, आपने भी कल तो इतने का लिया था और आज इतने का बिक रहा है। वो जो हिट होती है ना प्रॉपर्टी का, जो होता है वो ज्यादा सेल होता है एज कम्पेयर टू बाकी रूटीन में ऐसे ही चल रहा था जैसे आप कह रहे हैं। और हमारे एक रियल स्टेट के अंदर एक उर्फ आम के तौर पे और मिसाल दी जाती है बड़ों बुजुर्गों की कि 20 साल बाद ते रूढ़ी भी सुनी जाती है, इफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो अब देखें, मैं बताऊं 2002-2003 में हमने फेज 9 की फाइल्स बेची हैं डीएचए। चलें, क्योंकि इसलिए इजी हो जाएगा लोगों को। एक डीएचए ऐसा एक फॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रेंड सेट करता है पूरे पाकिस्तान की अदर सिटी की पूरी मार्केट वैल्यू को, कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। वो हमने फाइल बेची 22 लाख रुपए की, 23 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की। आज अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 25 लाख की भी है या 1 करोड़ 50 लाख की भी है विद इन द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, और आज भी नदीम साहब उनका पोजेशन डीएचए नहीं दे रहा, और ये 2021-22 में ही देंगे, यानी कि पूरे 20 साल हो जाएंगे। तो कोई कमाल नहीं किया उन्होंने देने के बाद भी, या दे देंगे तब भी पूरे 20 साल के बाद वो पोजेशन मिलेगा। और आज वहां पर जो फाइल है वो रेजिडेंशियल, उसकी वैल्यू ये है, 2 करोड़ की वैल्यू 3.5-4 करोड़ पे है, कुछ 4.25 करोड़ में चली गई है। और जो कमर्शियल वैल्यूज है ऑन द मैप जो ट्रेड हो रही है, वो 8 करोड़ से 15 करोड़ के दरमियान हो रही है। बशीर साहब, यही अगर मैं कंपेयर करूं लंदन के साथ या अमेरिका के साथ, तो ये तो कोई रेट्स ऑफ रिटर्न है ही नहीं जो इतना शोर मचाते हैं। लंदन में अगर उस वक्त मैंने वही पैसे जो डीएचए में लगाएगा लंदन में प्रॉपर्टी ली होती, तो आज तो मेरे पास बारे नहीं आ रहे होते। बशीर साहब, आपकी आवाज फिर गुम गई। हाँ सर, ये ना कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लंदन में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ओनली पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर क्यों नहीं आ रहे, इसकी बेशुमार रीजन है, जिसमें मेजर रीजन आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, दे कैन ओनली रेंट द प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, दे कैन नॉट बाय, दे कैन बाय, दे वांट टू बाय लेकिन दे कैन नॉट, क्योंकि हमारा सिस्टम पटवार सिस्टम अभी जैसे आपने बात की है, वो आज भी पूरी तरह कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी डायरेक्शन में नहीं आ सका। और प्लस जो हमारे बहुत अच्छी डेवलपमेंट अगर आप कर लें, सपोज लाहौर के अंदर दुबई की एक ग्रुप है, उन्होंने कजाफी के सामने, आपको पता होगा, एक प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर एक पाकिस्तान का लाहौर का पहला मॉल डिजाइन किया और उसके ऊपर टावर्स आने थे, वो स्टे में पड़ा हुआ। अरे जो स्टे है ना रियल एस्टेट के ऊपर, ये 3 डिफरेंट मार्केट्स में देखता हूँ। एक तो फार्म की मार्केट है। फॉर एग्जांपल फार्म हमारे अब इस वक्त हालत ये है का फार्म हो चुका है तकरीबन एवरेज, कुछ बड़े फार्म है बट एवरेज फार्म इस वक्त सेंसस बता रहा है 2 या 5 एकड़ का है, विच इज लाइक नथिंग, विच इज लाइक मतलब इस्लामाबाद में फार्म हाउस उसके बराबर।
अब जो कमर्शियल फार्मर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है ये कौन सा है यार, ये जो अपना टीजीएस वाला बंदा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने आके फार्म सेटअप करने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, उसने गिव अप कर दिया बिकॉज फार्म असेंबल ही नहीं हो रहा था। जमीन खरीदनी रूरल एरियाज में बहुत मुश्किल है। क्यों जी, वुड यू एग्री विद मी? नंबर 2, ये जो प्लॉट्स की बात है, प्लॉट्स पे आ जाए, मुझे समझ नहीं आती, प्लॉट्स का निजाम किसी दुनिया में नहीं है। घर लोग खरीदते हैं, प्लॉट तो नहीं खरीदते। ये प्लॉटों का निजाम, ये और मैं दूसरी जो बार बार आपके सामने बात रखता हूँ कि अगर मैं कमर्शियल इन्वेस्टर हूँ तो मैं तो भाई माल रोड पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, आप मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप बनाए एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना के, एंड अच्छा रियल एस्टेट का इन्वेस्टर वगैरह है वो सब कुछ। हमारे मुल्क में ये काम क्यों नहीं हो सकता? Why can't Mancha has gotten to real estate? I can take some credit for it, but why can't Mancha invest in, even the Elahis have gotten to real estate? ये कौन सी मिल वाले, काफी सारे लोग अब रियल एस्टेट में आ रहे हैं, but why can't they buy buildings and develop real estate? हम डिफरेंशिएट कर लें प्लॉट को रियल एस्टेट से। प्लॉट एक बिजनेस होती है, हमारे यहाँ प्लॉट की बिजनेस है, रियल एस्टेट की बिजनेस कोई नहीं। आपने बात की एकड़ों की, माशाल्लाह यू आर अ बिग इन्वेस्टर, पर आप एकड़ों की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये नहीं बता रहे कि आपने फलानी बिल्डिंग खरीदी, उसको आपने ट्रंप टावर बना दिया, उसने ये कर, ये क्या बताइए? 3 मार्केट्स के बारे में जरा बात करिए। आदिल साहब, यू वांट टू स्टार्ट? जी मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपने भी कहा कि प्लॉट मार्केट, राइट? मैंने पहले भी आपने एक चीज का कंपैरिजन किया, आपने रियल एस्टेट के गेन्स का कंपैरिजन किया विद स्टॉक एक्सचेंज, राइट? और आपने एक वर्ड यूज किया कि शायद कोई इनसाइडर्स जिनके पास होते होंगे उनको ये गेन्स आते होंगे, बाकियों को तो नहीं इतने अच्छे। डाटा इंडिकेट कर रहा है, राइट? मेरे ख्याल से इट्स द अदर वे अराउंड। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, जिसके पास पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऐसे चलती है, जो इनसाइडर न्यूज वाला बंदा है, ठीक है, ओनली ही इज टेकिंग दैट बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, राइट? एंड इसके साथ ही वाई प्लॉट्स, लोग क्यों खरीदते हैं प्लॉट्स? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर नथिंग इज स्टेबल, नो बिजनेस इन पाकिस्तान इज नॉट स्टेबल, राइट? सो हमें लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, लोगों को एक, जैसे कहते हैं कि उनको एक तसल्ली होती है कि वो पूरी दुनिया में यही है। बट देखें ना, आप अगर दुबई में चल जाए, कोई प्लॉट नहीं ले रहा, सब फ्लैट ले रहे हैं। अगर आप हमारा जो लाहौर शहर है, कराची, बिगर देन लंदन, और यहाँ जनाब हम प्लॉटों के चक्कर में, ये क्या चक्कर है? अच्छा, सबसे पहले तो जी ये पंजाब का माइंडसेट है, राइट? डिफरेंट, हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट। अगर आप कराची की बात करें, सो पीपल एडमिटेड दिस थिंग कि जी अपार्टमेंट्स में लोग रह सकते हैं और अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, राइट? आई वुड लाइक टू टेक दिस क्रेडिट एंड राशिद साहब वुड एग्री विद मी कि हमने आज से 3 साल पहले से लाहौर के एडजेसेंट पंजाब के इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को मार्केट करना शुरू किया। एंड इन दिस ईयर, कोविड के ईयर में, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आके बायलॉज को चेंज किया और हाइट्स जो है वो इंक्रीज की, FARs इंक्रीज किए, तो मेरा ज्यादा ख्याल है कि नाउ पंजाब इज गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन वेयर यू विल सी दीज स्काईस्क्रैपर्स एंड दीज वर्टिकल डेवलपमेंट्स। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये पंजाब का माइंडसेट है कि जी जमीन भी अपनी और छत भी अपनी होनी चाहिए, ठीक है ना? बट अल्टीमेटली मैं समझता हूँ 4 से 5 साल में देयर विल बी अ शिफ्ट। व्हाई? बिकॉज द बाइंग पावर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, राइट? अगर मेरे बच्चे, या इवन दो मैं अपनी जनरेशन में भी बात कर लेता हूँ, मेरी जनरेशन में भी अगर उनको, मेरे जैसे लोगों को इनहेरिटेड लैंड या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, so I will not be able to build my own house, right? So this shift is coming, and in next 3 to 4 years, Lahore and Punjab ke andar bhi you will see these vertical buildings coming up. हमारी ना जी, ये जब से कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होता है, तो आबाद के प्लेटफॉर्म से every Thursday Prime Minister is taking this briefing and meeting सारे आबाद के लोगों के साथ, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उस मीटिंग के अंदर, राइट? तो अभी लास्ट थर्सडे को जो मीटिंग हुई थी, आई वाज देयर। सो मैं आपको जरा बता दूं कि ये जो पैकेज आया है, इसके बाद ऑलमोस्ट 350 अरब, ठीक है ना जी, 335 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस हुए, राइट? और इसमें मेजरली 70-80% इसका जो चंक है वो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स का है, राइट? 335 बिलियन आपने कहा है ना? अच्छा, मुझे बताइए, how many are broken ground? How many are broken ground?
How many have broken ground? Hello? क्या हुआ भैया, आवाज नहीं जा रही? मैं कह रहा हूं how many have broken ground? आपको आवाज आ रही है? सर जी, hello, can you hear me? Adil Sab, has Adil Sab dropped out? Hello? मैं इस पे करूं बात सर? बताइए जी, बताइए। अच्छा, डेफिनेटली अभी तो ये सारी अनाउंसमेंट है, अभी तो सारी ये अनाउंसमेंट है। मैं आदिल साहब की इस बात को सेकंड करूंगा जिन्होंने की है कि पंजाब में ये माइंडसेट है कि लोग ज़मीन अपनी छत अपनी वाले कॉन्सेप्ट को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। वर्टिकल लाहौर को ना जाने की, या पंजाब के अंदर जो भी सिटीज़ हैं उनका वर्टिकल ना जाना और हॉरिजॉन्टल जो है ना वो फैलते ही जाना। नंबर वन एक चीज़ है वेदर। अगर सपोज हमारा वेदर ही सपोर्ट नहीं करता कि मैं सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर के ऊपर या फिफ्थ फ्लोर के ऊपर जो है ना उसको जो कहने का जी, आपको पता है गर्मी यहाँ पे जितनी पड़ती है, तो वेदर भी सपोर्ट नहीं करता। और प्लस अब हम अगर कंपैरिजन लंदन जैसे शहर की करते हो तो फिर बड़ा मैटर करता है कि क्या हमारे लोग भी उतने ही लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं। जो कॉमन एरियाज हैं उनके अंदर हम जिस तरह की जो भी उन स्टेयर केसेस को या उन लिफ्टों को या जो बीच में कॉरिडोर्स बनते हैं उनके ऊपर हम क्या क्या करते हैं, इस वजह से जो तो हाई एंड अपार्टमेंट अभी भी पाकिस्तान में या लाहौर में जो अनाउंस हो रहे हैं, जो मैं आदिल साहब से एग्री करूंगा, इन्होंने इसको ट्रेंड सेट करने के लिए काफ़ी मेहनत भी की है ज़मीन.com एंड कंपनी ने, और कोशिश करके इसको मार्केट करके इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानों ने ही बाय की हैं। लोकल लोगों ने भी कम बाय किए हैं, दे नो हाउ टू लिव विद इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग। लेकिन लोगों के पास आपकी अभी कोई इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग है भी नहीं। और अगर हम लो कॉस्ट एरिया की बात करते हैं जिसपे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं छोटे अपार्टमेंट, जो भी आदिल साहब ने बात की जी, बाइंग कैपेसिटी लोगों में कम होती जा रही है और वो डेफिनेटली 5 मरला या 10 मरला के घर से वो करोड़ 1.5 करोड़ से निकल के वो 25-30 लाख वाले अपार्टमेंट जाएंगे, तो वो कॉमन एरियाज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर उसकी वैल्यू इनहेंस होगी कि डिक्रीज होगी, ये इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क है। जो मैंने देखा है जब तक जितने आज तक एलडीए ने लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स बनाए हैं, उसके ऊपर जो रिजल्ट्स रहे हैं वो बड़े ही कहने भयानक है। इट्स नॉट गुड। हाँ, गुलबर्ग जैसे एरिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है। गुलबर्ग एक इज कमिंग डाउनटाउन एरिया, और गुलबर्ग के अंदर जो लोगों की लिविंग स्टाइल पहले भी हायर था, और अब अगर लोग जो अपार्टमेंट ले रहे हैं उनकी वो लिविंग स्टाइल डेफिनेटली आपके सामने होगा। वो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए, नेबर्स का ख्याल करते हुए चीज़ों को लेके चलते हैं। अदिल साहब, ये जो बात है, आप आ गए वापस के नहीं? जी जी, मेरा कहना इशू है, मैं तो नहीं मानता डिमांड का इशू है। आई थिंक देयर इज अ डिमांड। आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली एक और भी चीज जो ये मिथ डिस्पेल कर दें, लोग कहते हैं कि हम नहीं रहते अपार्टमेंट्स में। अगर आप पुराने शहर में चले जाएं तो अकबर के जमाने से लोग अपार्टमेंट्स में रहते आ रहे हैं, और 7-7, 8-8 स्टोरी की बिल्डिंग्स थी। तो ये कहना कि हमारे लोग अपार्टमेंट्स में नहीं रहते और हमारे लोग वेदर में उस अपार्टमेंट, उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम बनाया हुआ था, कोठे इस्तेमाल करते थे, सब कुछ करते थे, वो हमने आउटलॉ कर दिया, हमने कहा नहीं चल सकते। तो ये कहना डिमांड नहीं है, मैं नहीं मानता डिमांड हमारे यहाँ है। दूसरी चीज, जो आपने 335 बिलियन कहे, मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल फर्जी फिगर है। हम सबको फूल कर रहे हैं लोग, इसमें से एक नहीं तैयार होना। मैंने शहबाज शरीफ को एडवाइस किया था पिछली हुकूमत में, जब मैं था, मैंने कोशिश की थी हाई राइज करने की, इमरान खान ने ये मेरे से सीखा। तो ट्रेजेडी इज आपकी ब्यूरोक्रेसी इजाजत ही नहीं देती। जब मैंने शहबाज शरीफ को कन्विंस कर लिया था तो आहत चीमा ने कहा नहीं बनेगा, और गुलबर्ग में सिर्फ 4 कनाल के प्लॉट में बनेगी। तो आज 10 बिल्डिंगें बन रही हैं। 10 बिल्डिंगें एक 13 बिलियन के शहर में एक आटे में नमक के बराबर है। तो 335 बिलियन एक 250 मिलियन के मुल्क में अगेन आटे में नमक का बराबर है। बताइए। देखिए जी, मेरा कहना है एक पहला स्टेप, अगर कोई चीज बेहतर हो रही है तो उसको मैं उसी तरह एक पॉजिटिव तरीके से हाईलाइट करूंगा। एंड दिस 330 फिगर इज नॉट कमिंग फ्रॉम इमरान खान, दिस इज गोइंग फ्रॉम अबाद, collecting that data of all the developers. We have quoted this figure, ठीक है। एंड इसकी जो इंडिकेशन है वो आपके स्टील और सीमेंट की 19 and 17% कंजम्पशन इंक्रीज जो आया उसके अंदर, उस कंजम्पशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे कि नहीं होंगे, राइट। इन दिस ईयर 2020 में, डिस्पाइट कोविड, we have an arm with the name of Zameen Developments. We have launched 5 vertical projects, right जी। मैं आपको इतना, इसमें मैं राशिद साहब का भी जवाब थोड़ा सा देना चाहूंगा उनकी बात का।
उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज तक जितने भी अपार्टमेंट्स बने हैं वो पैथेटिक बने, ठीक है ना जी। और उनके कॉमन एरियाज को और उसकी फैसिलिटी मैनेजमेंट को आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट कौन कैसे मैनेज करेगा, राइट। हम सारे लोगों को एक ही उस पर वे नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम बेसिकली, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें एक जो कि वैसे सेनेट ने और उसने पास भी कर, कैबिनेट ने भी पास कर दिया है, हमें एक रीरा की जरूरत है, राइट। वाई? अगर इन ट्रू स्पिरिट ये ना हो कि हमारे पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाए जिसके अंदर डेवलपर्स को ग्रेड किया जाए, ठीक है, क्रेडिबल डेवलपर्स को फीचर किया जाए, बताया जाए, राइट। देयर शुड बी एन अथॉरिटी जो कि डेवलपर्स के भी तहफुजात का ख्याल करे। अभी क्या होता है, अभी मेरा ख्याल है, अभी जो राशिद साहब भी कह रहे थे, हम 6-6 महीने 12-12 महीने सिर्फ और सिर्फ एनओसीज लेने के लिए इन दफ्तरों में जाते थे, राइट। और वंस हमें एनओसी मिल जाता था तो फिर डेवलपर जो मर्जी करे, ठीक है, वो इंटेंट पे आ जाता है। जब डेवलपर किसी थर्ड पार्टी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेल्स कर रहा होता है, ये इंटेंट पे आ जाता है कि जो लोगों से आपने पैसा लिया है, क्या आप उस पैसे के मुहाफिज बन के उनको वो चीज उसी तरह जिस तरह प्रॉमिस की गई थी उस तरह डिलीवर करना चाहते हैं, या आप उस पैसे को अपने और मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। सो ये इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। और जब ये भी कहा ना कि वो प्रोजेक्ट्स चले नहीं और वो प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं थे, उसके पीछे ना इंटेंट का ही मसला है, ठीक है। लोगों के पास पैसा आता है, ठीक है, वो पैसा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पैसा ड्रॉ करके कहीं और लैंड खरीद लेते हैं, ठीक है ना। नाउ दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें एक रीरा की जरूरत है कि हमारे जो थर्ड पार्टी करेगी क्या, what is the nature of RERA, what is it going to do? अभी तो मैं इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, बट जो मैंने अभी इसका जो कैबिनेट और सेनेट से अप्रूव हुआ है बिल, उसके बाद जो इसके मैं की फीचर्स बेसिकली पढ़ रहा था, अभी अगर किसी किस्म की ग्रेवियंसेस है डेवलपर की और डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ठीक है, उनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। अगर किसी का मसला एलडीए के साथ या सीडीए के साथ चल रहा है तो वो 10-10 साल से चल रहा है, राइट। दिस थिंग डिस्करेजेस दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इवन, और आपके लोकल इन्वेस्टमेंट भी, कि वो नए प्रोजेक्ट्स बनाए, राइट। देयर शुड बी अ एमिकेबल क्विक रेजोल्यूशन फॉर दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, वन। फिर आप जमीन डेवलपमेंट्स को, या राशिद साहब जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह 22-28 साल से वो काम कर रहे हैं, आप इन सबको एक ही तरह वे नहीं कर सकते, ठीक है ना। यस, देयर आर पीपल आउट देयर जो कि बहुत बड़े बड़े स्कैम्स जिनके ऊपर बने, ठीक है, लेकिन वी नीड अ ग्रेडिंग सिस्टम, वी नीड अ रेटिंग सिस्टम कि जी ये डेवलपर है, ये क्रेडिबल डेवलपर है। ओनली 1 or 2 डेवलपर्स इन दिस कंट्री cannot enjoy this, you know, ये बिल्कुल ये जो उनको इनके ब्रांड इमेज एक मिल रहा है, सिर्फ 2 लोग एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना। we need to bring in a lot of more credible developers into this country, और वो इसी तरह ही होगा जब हमारे जो मसाइल है उनको सुन के क्विकली रिजॉल्व किया जाएगा। एज एन एग्जांपल, एनवायरनमेंट फेडरल डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इससे आपको एक अप्रूवल लेना होता है। अब पंजाब के अंदर एनवायरनमेंट का मैंने एक अप्रूवल नहीं देखा जिसके ऊपर उन्होंने 6 महीने लेके सिर्फ इतना ही लिखा है कि जी आपने 200 दरख्त लगाने हैं। तो मुझे पहले दिन भाई बता देते कि मैंने 200 दरख्त लगाने हैं तो मैं लगा लूंगा। अब इस तरह के डिपार्टमेंट्स के साथ जो एक बॉन्ड क्रिएट करना है, जो कोऑर्डिनेशन करनी है, जो मेरे ग्रेवियंसेस सुने हैं वो रीरा सुने, ठीक है, बजाय इसके कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो जितने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जो पैकेज उन्होंने बनाया और जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ये आज नहीं है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो भी सारा कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा होगा, ठीक है। इस चीज को जो इम्पोर्टेंस है वो हम बहुत पहले दे सकते थे, ठीक है। सो इट्स गुड कि आज इस चीज को इम्पोर्टेंस मिल रही है। रीरा का रोल शुड बी कोऑर्डिनेटिंग रोल। रीरा शुडंट बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन अस, जस्ट लाइक ईपा, टीपा, वासा, सिविल डिफेंस, एलडीए, सीडीए, केडीए, राइट। एक एडिशनल बर्डन नहीं होना चाहिए। रीरा शुड facilitate these developers in true sense, right? And at the same time these third party buyers, ये बात बताइए बशीर साहब कि ये डीसी रेट का जो निजाम है हम सब जानते हैं क्या है, बट ये क्या होना चाहिए आजकल के जमाने में? कोई जरूरत है डीसी रेट के निजाम की? मैं तो आई हैव नो ब्लैक मनी एट ऑल, मैं तो फुली रजिस्टर करना चाहूंगा। ये डीसी रेट का निजाम इस वजह से है बिकॉज हमारे ट्रांजैक्शंस कॉस्ट बहुत हाई है। मैं अमेरिका में भी देख रहा था,
अमेरिका में ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है $400-500, कोई उसमें ट्रांसफर फी मतलब 4-5 मेरे ख्याल 1000-2000 बहुत डॉलर है कॉस्ट, कोई टैक्स नहीं लगाते, टैक्स लगाते हैं कैपिटल गेन्स यस लगाते हैं बट दैट्स आफ्टर द इवेंट, पर ट्रांसफर में कोई टैक्स नहीं। हमारे तो सारे टैक्सेस ट्रांसफर के वक्त है, पता नहीं कितने का स्टैम्प पेपर लो फिर क्या करो। ये जरा मुझे गिना दें कितने टैक्सेस हैं हमारे इस पे, कितने ट्रांसफर पे कितने टैक्सेस हैं? जी साहब जरा ऊंचा, अभी काफी इन्होंने कम की है इस गवर्नमेंट ने आके, अभी तकरीबन 2% ऑफ द टोटल इसमें स्टैम्प पेपर ड्यूटी है और कैपिटल गेन टैक्स है और एडवांस टैक्स है और बाकी कोई अगर सपोज डीएचए के या एलडीए के अपने ट्रांसफर टैक्स होते हैं, ट्रांसफर फीसेस होती हैं और मेंबरशिप फीस होती हैं, यही है। अभी काफी कंप्रोमाइजिंग इनका बड़ा अच्छा किया है इस गवर्नमेंट ने आके, जो ट्रांसफर जो कॉस्ट थी वो काफी कम किया है, विच इज वेरी मच अप्रिशिएटेबल। क्योंकि इसहाक दौर में यानी कि इसहाकदार साहब ने इसको 7% पे ले गए थे और 9% पे ले गए थे, और वो भी थी अगर सपोज कोई कंपनी जो कि पूरा का पूरा वाइट मनी के साथ काम करती है और अपनी पूरी प्रोफाइल उनकी ऐसी होती है कि हमने अगर सपोज 1 बिलियन की प्रॉपर्टी दिया तो हमने 1 बिलियन ही शो करना, उसके ऊपर उनको बहुत लंबी चौड़ी कॉस्ट पड़ती थी। अब आई थी बात डीसी वैल्यू क्या होना चाहिए, और डीसी वैल्यू मैं कहूंगा कि होना नहीं चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। अब क्यों है, उसकी वजह बेशुमार है। मैं अगर सपोज आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जो कि थोड़ी सी लोग कहते हैं यार कान खड़े होते हैं कि डीसी वैल्यू, डीसी इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द एक्चुअल कमिश्नर है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि डीसी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर सपोज है तो उसकी वजह क्या है। मैंने जो इतने सालों में जो इस चीज को कहने के जी सर्च किया है, या कहने के जो मेरे समझ आती है वो ये है कि डीसी है ही गवर्नमेंट के उन ब्यूरोक्रेट्स, उन पॉलिटिशियंस और उन एम्प्लॉइज जो कि 12वें 13वें ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक को उन्होंने सपोज साल में जो उनकी सैलरीज हैं वो है सपोज 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, एज पर ग्रेड के हिसाब से 50 लाख की आ जाती है, या 1 करोड़ पर तक भी चली थी ऑफिशियल सुपर वैल्यू। तो उसको उन्होंने 1 करोड़ के हिसाब से अपनी जो रेस्ट ऑफ जो उनकी इनकम है उसको कवर अप करने के लिए डीसी को रखा भी, तुमने कम से कम वैल्यू रखनी है, क्योंकि इन 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 जो वैल्यूज प्रॉपर्टीज को डिफाइन तो डीसी नहीं करना है, और डीसी गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, डीसी के साथ जो बाकी इदारे बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, वो उनका प्रेशर होता है भाई तुमने इसको कम ही करना है। कि जो मैं अब बड़ा ओपन क्योंकि बात कर रहे हैं कि अगर सपोज अदर मनी उसके पास 2 करोड़ रुपया है या 5 करोड़ रुपया साल की है, तो उसको अगर उसने पार्क करना है अपने नाम पर, तो पार्क फिर भी नहीं करना है किसी अपने अदर बेनामी के नाम पर, तो उसमें उसको होता है कि इसको कम से कम डीसी वैल्यू तो मैं जनरेट कर दूंगा कि जी ये डीसी वैल्यू, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है ना वो करके, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है। जो फर्क क्या पड़ेगा हमें, देखिए ना, फर्क ये पड़ेगा कि उसका पैसा पाक रहेगा, ठीक है ना, सिंपल। मैं जब, अच्छा दूसरी चीज जो मिफ्ता इस्माइल ने किया था, बड़ी अच्छी बात मिफ्ता ने की थी कि मिफ्ता ने कहा था कि भाई जो रेट आप लिख रहे हैं उस पर मैं खरीद लूंगा, सरकार खरीद लेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबको फिर ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा, तो ठीक है, सरकार कहेगा जी अगर आप करते हैं 20 लाख रुपया करोड़ की प्रॉपर्टी तो मैं खरीद लूंगी, खत्म था। ये अप्रिशिएट किया गया, इसको इस पे इम्प्लीमेंट क्या हुआ, चलो नहीं हुआ, बट हम तो अपनी तरफ से कह सकते हैं ना कि डीसी रेट अबॉलिश करो और ये रखो कि सरकार को अगर शक है सरकार खरीद ले, ठीक है ना। दुबई सर कल की मार्केट है, कल की मार्केट में अभी 20 साल हुए उन्होंने रीसेट में कदम रखा है, और दुबई में डिफाइंड है ऑफ द मार्केट वैल्यू का 4% जमा कराना है। आगे उसकी सेग्रीगेशन है, कैपिटल को कितना जाना है, प्रोविंस को कितना जाना है, जो भी इसके अंदर डिटेलिंग होती है वो अलग बात। हमने भी इसको एक कैप कर दें कि टोटल मार्केट वैल्यू का आपने 2% 3% जमा कराना। आगे उसकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक में पैसा आ गया गवर्नमेंट के, आगे जिस डिपार्टमेंट को देना है वो खुद डिवाइड करें, लेकिन ये कम से कम कॉस्ट के ऊपर आई एग्री कि होना चाहिए। और प्लस ये डीसी तो प्लीज खत्म कर दें, इसने पकड़ के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अंदर नहीं घुसने दे रही डीसी वैल्यू हमारे। क्यों? आज हमारी मैकडॉनल्ड्स एक ऐसी कंपनी है जो बाजार देखने में तो रियल करती है काम बर्गर्स बेचने का, रेस्टोरेंट का, लेकिन उसका रियल काम रियल एस्टेट है। जिस जगह पर अपना डिस्प्ले लाते हैं या अपना रेस्टोरेंट लाते हैं वो बाय करते हैं। पाकिस्तान में और जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज हैं इसमें वो रेंट करते हैं। रेंट क्यों करते हैं कि यहाँ पर आपकी रियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और जो अब कितनी वैल्यूज हैं देखिए, एक है मार्केट वैल्यू, एक है एफबीआर वैल्यू, एक है डीसी वैल्यू, और एक है ट्रांजैक्शन वैल्यू। इन तमाम जब वो स्क्रूटनी करने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार हमने यहाँ पर बाइंग नहीं करनी। हाँ ऑफ कोर्स,
बिल्कुल चाहे वो KFC हो जाए, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो जाए, चाहे वो आपकी नेस्ले हो जाए, आई मीन जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं वो बाई नहीं करती प्रॉपर्टीज। और जो बड़े डेवलपमेंट है लाइक दुबई तो आप पे लोकल 10 लोग नहीं है, उनके 10 लाख लोग नहीं है। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह 21-22 करोड़ रुपए की करोड़ लोगों की आवाम है, और हमारे पास कोई एक भी लैंडमार्क नहीं है। एक और मुझे बात बताएं आदिल साहब, यूर अ डेवलपर, बोथ ऑफ यू डेवलपर्स एज वेल। मुझे एक बात बताएं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या चीज होती है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सर छोटू राम ने जब एक्ट बनाया था, ये तो छोटे फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। रियल एस्टेट में कहां से कोऑपरेटिव? अब जुडिशरी की भी हाउसिंग सोसाइटी है, गवर्नमेंट कॉलेज की भी है, एचसन कॉलेज की भी है, मतलब मुझे समझ नहीं आती, FBR की भी है, कस्टम्स की भी है, ये क्या निजाम है? व्हाई इज लैंड डेवलपमेंट नॉट द सेम एज ओनिंग अ टेक्सटाइल मिल? व्हाई कांट वी हैव प्रोफेशनल लैंड डेवलपमेंट? और प्रॉब्लम ये है जब कोऑपरेटिव्स आ जाता है, मुझे समझ नहीं आती मैं सू किसको करूं, और समझ ही नहीं आती। अलीम खान साहब एक कोऑपरेटिव के साथ ज्यादती भी कर गए, ठीक है, बट द पॉइंट इज डैम इट, ये कोऑपरेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शुड लैंड डेवलपमेंट बी अ प्रॉपर बिजनेस एक्टिविटी? अच्छा जी, ये it's a tricky question. Why? Because cooperative society, Maltown is a cooperative society, P&D is a cooperative society. हर डिपार्टमेंट ने जजेस की जुडिशियल cooperative society एक निकल आती है, राइट? बट विद दैट एक तो बात यह है कि इन लोगों के पास जो लैंड बैंक अवेलेबल था, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के पास जो प्रोविजन अवेलेबल है, ठीक है, उसमें द ओनली वे इज कि वो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले। एज एन एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने किसी किस्म की प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो जनरल पब्लिक को दो तरीकों से बेच सकती है, एक ऑक्शन से, राइट जी, और एक बैलेट से। तो सेम गोज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी कि उनको बार किया हुआ था कि वो लैंड किसी को बेच नहीं सकते, हाँ वो उसके ऊपर अपनी एक सोसाइटी ला सकते हैं और उसको ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, राइट? आई डिसएग्री कि ये कोऑपरेटिव्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब में बार्ड होनी चाहिए, या इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने के लिए बहुत कोई स्ट्रिक्ट या उस तरह का एक लॉ होना चाहिए जो मॉनिटर करे। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज Maltown is a cooperative society and it's really good. Till date it's really good, ठीक है। लेकिन बास कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी भी हैं जिनमें डेवलपमेंट वर्क इज नियर टू जीरो, राइट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर मुझे एक और बात बताइए। Nadeem साहब, sorry to interrupt, but Shabbar Zaidi is online. He wants to say something. Shabbar is online. Here, Shabbar, go ahead. Shabbar साहब, please, welcome. मैंने डिस्कशन मिस किया है आपका पुराना वाला, No problem. मगर मैं क्योंकि आपकी टेक साइड से बात करता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी के साइड, रियल एस्टेट साइड पर, वो ये है कि जो हमारी रियल एस्टेट, जो अपर क्लास की रियल एस्टेट है, उसमें सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि जो बायर होता है ना, बायर के पास पैसे नहीं होते वाइट जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदे। आप मेरी बात समझ रहे? बायर के पास, क्योंकि पूरा सिस्टम अनडॉक्यूमेंटेड है, टैक्सेशन में कोई बंदा दुकानदार, स्पेशली जो मार्केट है वो दुकानदार कोई टैक्स में नहीं है, तो उनके पास वो मेजर बायर है प्रॉपर्टी के, उन बायर्स के पास डॉक्यूमेंटेड पैसे ही नहीं है कि वो ले आए। उसी वजह से कोई भी प्रॉपर्टी का मॉर्गेजिंग, प्रॉपर्टी का प्रॉपर मार्केट डेवलप नहीं हो सकता। तो जब तक आप उसका बैक साइड कवर नहीं करेंगे, रियल एस्टेट के अंदर बहुत कोई भी ऑर्गेनाइज चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरा जितने भी मेरे पास ऑर्गेनाइज जब आते हैं, जो आते हैं लोग जो रियल एस्टेट में करते हैं, वो बेचारे भाग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कराची में डॉलमन माल है, वो डॉलमन माल 100% रेंट पे चल रहा है, इसलिए कि अगर वो बेचेगा तो बायर के पास पैसे ही नहीं है। तो बुनियादी मसला ये जो मैं समझता हूँ रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, कि बायर साइड को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि बायर के पास पैसे हैं भी या नहीं। पैसे हैं मगर राइट नहीं है। बट अगर वो रियल एस्टेट में खरीद है शबर, तो देन वो वाइट नहीं हो गए? अगर वो नहीं सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, वाइट नहीं हुए ना सर, यही तो सवाल है। तो वाइट नहीं हुए ना नदीम भाई, वो तो वाइट नहीं हुए। वो तो दुकानदार है, उसने 20,000 सेल दिखाई है, सेल उसकी 2 करोड़ रुपए, उसके पास हर साल 2 करोड़ बच जाते हैं। वो क्या करे जाके? प्लॉट खरीद लेता है। जब प्लॉट खरीदता है तो वो सारा अनडॉक्यूमेंटेड प्लॉट होता है, चलता रहता है काम। बशीर साहब बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? I would like to comment on this. जी go ahead आदिल साहब, go ahead. अच्छा, ये बात बिल्कुल ज़ैदी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं
मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, ये जो अभी कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया इमरान खान ने कि दिसंबर 31 तक 2020 तक आप अपने प्रोजेक्ट्स को एनरोल कराएं, और उनके उसके अंदर जो डेवलपर की साइड से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा और बायर्स की साइड से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, राइट? नाउ बीइंग Zameen, alhamdulillah, we just deal in white money, right? And hence we did not enroll our projects into this package. But 2 महीने बाद क्या होने लग गया, 2 महीने बाद हमें हमारे कॉल सेंटर के ऊपर कॉल्स आने लग गई कस्टमर्स की कि जी आपका जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुआ है FBR के साथ एनरोल करने वाला, तो ये FBR के साथ एनरोल्ड है, ठीक है? एंड लुकिंग एट दैट, मुझे अपने जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनरोल कराना पड़ा, बिकॉज इट वाजंट द इशू फ्रॉम द सप्लाई साइड. माय मनी वाज क्लीन, इट वाज वाइट, बट द बायर इन माय प्रोजेक्ट्स वांट्स मी टू एनरोल इनटू दिस प्रोग्राम सो दैट कि उसका जो ब्लैक मनी है वो वहां पे पार्क हो सके और उससे सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जा सके. तो दिस इज वेरी ट्रू, एंड इसी वजह से मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ. ये जो क्लॉज डाला है ना, ये जिस क्लॉज डाला है, ये व्हाइटनिंग वाला, ये मेरी मर्जी के खिलाफ डाला है. जब मैं चेयरमैन FBR था, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है? और IMF ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था. उन्होंने कहा था ना हम फिक्स करेंगे, ना हम ये व्हाइटनिंग डालेंगे. वो अल्लाह ताला बेहतर करे, कोविड का, उसने कोविड ने हमें जगह दे दी और हमने ये डाल दी. मगर ये डालना एक फंडामेंटली ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसके बगैर प्रॉपर्टी में ऑर्गेनाइज पैसा नहीं आएगा. जब ऑर्गेनाइज पैसा नहीं आएगा तो ऑर्गेनाइज बायर नहीं आएगा. तो ये जो सारा खेल हम शुरू करना चाहते हैं, ये खेल शुरू ही नहीं होगा मेरे हिसाब से. नहीं तो अगर हम फॉर एग्जांपल इनकम ना चेक करें और रियल एस्टेट को चलने दें तो क्या बुरी बात है? इवेंचुअली आप ये कह रहे हैं ना, फिर आप ये कह रहे हो अदीब भाई कि आप ये कह रहे हो कि मैं फॉर एवर प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के बायर का सोर्स नहीं पूछूंगा. एग्रीड, आई कैन लिव विद दिस, बट देन डिसाइड अपॉन इट. आई थिंक दैट्स द वे टू गो. क्यों बशीर? एग्री कर ले, ठीक है, फेयर है ना. मैं डिसएग्री नहीं कर रहा. मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली एग्री करता हूँ. मगर ये आप ये कह रहे हैं ना कि आप टाइम बाउंड कर दिया आपने कि प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा, प्रोजेक्ट में ये होगा, आप ये करेंगे, ए होगा, बी होगा. आप कहते हैं सिंपल एज दैट कि प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करेगा उसका मैं सोर्स नहीं पूछूंगा, खत्म, फिनिश. नदीम साहब, इसमें एक क्वेश्चन जो आपने नहीं पूछा और मैं कतगरा में माफ चाहता हूं, बट ये कि सिंस शबर इज हियर, हमने ये बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ही कीप्स टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड बायर साइड, राइट? तो ऑर्गेनाइज्ड बायर साइड जो है, आई थिंक वी आर टोटली मिसिंग द होल थिंग अबाउट बैंकिंग, the ability to actually take loans from the bank, which links to the informal society. But I think उस पर थोड़ी सी मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये बात तो एक तरफ कर रहे हैं. I didn't hear Rashid साहब or Adil even talk about this whole thing about, you know, how can the lowest of the lowest get into the mortgage market. ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. नहीं वो, can I say something on this? Go ahead. देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जी कि बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन तो एक अलग चीज है. अब लोएस्ट और लोएस्ट की आप जो बात करें तो उसमें मुझे बताएं कि दुनिया में कहीं पे भी, कोई भी दुनिया बता दें जिसमें कमर्शियल रेट की फाइनेंसिंग पर हाउसिंग फाइनेंस हो रही है. देखिए मैं 5 साल डायरेक्टर रहा हूं मैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का. एंड इट इज अ डेन ऑफ करप्शन इन अ सेंस कि उन्होंने फाइनेंशियल इतनी खराब जिंदगी में काम किया है कि कोई कर ही नहीं सकता. उन्होंने अपने आप को इस्लामाइज करके एक बोंगी मारी और उन्होंने एक मतलब आप ये समझे ना कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान में कोई ढंग की लो मिडिल क्लास के लिए कोई हाउसिंग फाइनेंस है ही नहीं. मैं एज ए टैक्सेशनिस्ट समझता हूँ कि जब तक हाउसिंग फाइनेंस का बुनियादी मसला हल नहीं होगा, ये सब बेसिकली अमीरों का खेल है, गरीब इसमें है ही नहीं. रियल एस्टेट तो होता ही अमीरों का खेल है. नहीं मगर सर अमीर का होता है, मगर सर एक मिडिल क्लास को भी होता है ना सर. मिडिल क्लास को बिल्कुल ठीक है, मिडिल क्लास को होना चाहिए. मिडिल क्लास का कहाँ है सर, मुझे बताइए. क्यों जी बशीर साहब, आदिल साहब बताइए. सर आई टोटली एग्री. जो मॉर्गेजेस होती है ना, ये प्रिंसिपली ड्राइव करती हैं किसी भी कंट्री की रियल एस्टेट मार्केट को, राइट? और हमारे यहाँ पे आई शेयर अ वेरी पहले भी एक क्वेश्चन आया था, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. सो beingzameen.com, we work with banks as well, right, on our classified side, where we are supposed to give them leads. By leads I mean customers जो के
हाउसिंग फाइनेंस लेना चाहते हैं, राइट? सो फॉर अ बैंक इन 2019 full year from January to December we generated 19,382 leads, ठीक है? और फिर इस बैंक ने हमें क्राइटेरिया दिया कि जी ये हमारा क्राइटेरिया, तो आप इनको ना लीड्स को क्वालिफाई करके हमारे तक भेजा करें, राइट? नाउ आउट ऑफ दिस 19,000 वी गेव देम 6,400 क्वालिफाइड लीड्स, राइट? और उसके जब हमने इनको लीड्स दे दी उसमें से 43 केस जो है वो उनके लॉग इन हुए, राइट? 16 को ऑफर लेटर गए और उसमें से एक केस को आउट ऑफ दिस 19,000 का डेटा, एक केस को हाउसिंग फाइनेंस मिला जिसपे उसको 58 लाख रुपीस डिस्पर्स किए गए, राइट? क्यों? वो जो 43 भी था या 6,400 भी था, इतने स्ट्रिक्ट आपके रूल्स हैं बैंक्स के हाउसिंग फाइनेंस के लिए, ठीक है? एंड दैट टेक्स इतना ज्यादा टाइम कि बाय द एंड जब उसकी एप्लीकेशन को अप्रूवल मिलता है, ठीक है ना, वो बंदा अपने प्रेफरेंसेस ही चेंज कर चुका होता है, वो पैसे कहीं और लगा चुका होता है, वो कोई और हल निकाल चुका होता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन बाइंग प्रॉपर्टी, वो रेंट पे जा चुका होता है, व्हाटसोएवर, राइट? अब जाके जो इससे पहले क्वेश्चन किया था कि बैंक्स की हम बात नहीं कर रहे, अब नाउ जून 2021 तक इनको टारगेट दिया गया है कि ऑलमोस्ट जो है हमें मेरा ख्याल है जी देना है इन्होंने 330 to 340 बिलियन जो है वो हाउसिंग फाइनेंस की मद में बैंक्स ने देना है, राइट? लेकिन जो उसके क्राइटेरिया निकाला है इन्होंने, राइट, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप 30 से 35 लाख रुपए का अप टू 850 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट या 5 मरले का घर ढूंढे, राइट? एंड इन द लास्ट मीटिंग विद द पीएम जहाँ पे आबाद के भी सारे मेंबर्स हम मौजूद थे, राइट, the state bank and all these commercial banks are struggling with finding out this supply, ठीक है? कैसे ऐसे घर कहाँ हैं, ऐसे अपार्टमेंट्स कहाँ हैं जो 30 से 35 लाख में मिलेंगे? बिल्डिंग रेगुलेशंस लूसन करेंगे तो बनेंगे। अगर आपने बिल्डिंग रेगुलेशंस रखी हुई अपर क्लास के लिए कि जनाब सिर्फ कोठियां बनेंगी प्लॉट्स पे, तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं होएगा। मेरी गुजारिश तो सिर्फ ये है कि मिस्री शाह में ये अपना समनाबाद में क्यों नहीं फ्लैट्स बन रहे? क्योंकि आप लोग आबाद वाले ना बनने देते हैं ना बनाना चाहते। नंबर 2 मैं ये भी कहूंगा, मेरा ख्याल आबाद को फ्लैट्स बनाने नहीं आते, और मेरा ख्याल है आर्किटेक्ट्स को भी फ्लैट्स बनाने नहीं आते। कोई आर्किटेक्ट है तो जवाब दे इसका, बट लेट मी गो टू द फ्लोर वेरी क्विकली बिकॉज आई थिंक द पीपल आस्किंग क्वेश्चन। समीर अहमद, द ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेमिनार, समीर अहमद, गो अहेड। Just a point on this mortgage financing. I think the main issue that banks have, well, first of all, let's agree the banks are very lazy. They don't want to do anything. But I think the main issue is title. For example, according to my information, even something like Beria Town is not financed by any of the banks because the land title is not there. The other issue is the foreclosure hai, usme I believe the government is doing something. So in case of default, then selling the property will become easier. It's more or less on the way. तीसरा इशू इसमें वो आ जाता है कि rates, interest rates. But again, that's a fundamental policy issue. Is it something that we want to give at subsidized rate? Otherwise, 13, 14, 15% पे वो somehow the numbers don't make sense. But that's a separate decision that has to be made. इदरीस ख्वाजा साहब, मैं आप नोट करें जी, I'll come back to the panel. इदरीस ख्वाजा साहब। इदरीस जी, आपका आ रही है साहब? बोलिए बोलिए आगे। मेरा सवाल लाइसेंसिंग के बारे में है कि बात ये हुई कि रियल्टर्स की जो है लाइसेंसिंग नहीं है, तो बहुत से शोबे ऐसे हैं कि जहाँ पे लाइसेंसिंग हुकूमत नहीं करती, मसलन वकीलों की लाइसेंसिंग हुकूमत नहीं करती, उनकी अपनी एसोसिएशन करती है। तो क्या इनकी कोई एसोसिएशन बन सकती है जो लाइसेंसिंग करे? और मसलन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लाइसेंसिंग बहुत टफ होती है, उनका बड़ा एग्जाम होता है। सेकेंडली इंफॉर्मेशन के बारे में है कि अगर आप अभी डॉलर खरीदने जाएं तो कोई ये खतरा नहीं है कि कोई 170 का बेच देगा, क्योंकि आप इंटरनेट पे प्राइस देख के जा सकते हैं। तो कोई रियल्टर्स भी ऐसा कर सकते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी सेल करें आपस में एक एसोसिएशन ऐसी बना लें कि वो प्राइस को डिस्क्लोज करेंगे और ट्रांजैक्शन को भी डिस्क्लोज करेंगे। फाइनली जो है, जब एक प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो जो डेवलपर है उसका तो अपना पैसा उसमें बहुत कम लगा हुआ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 30 ऑफ लैंड में हो, बाकी तो वो एडवांस बुकिंग होती है और उससे जो हमको पैसा मिल जाता है। तो जो है डेवलपर का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट करें। अगर कोई ऐसा सिस्टम हम लॉ बना लें कि मिनिमम 30%, 40% जो है डेवलपर का अपना होगा,
और वो बेशक वो अपना पैसा जो है लोन लेके, बैंक से लोन लेके करे तो जो है शायद डेवलपमेंट क्विक होगी। और बैंक से लोन लेने का ये भी फायदा है कि बैंक जो है लेंडिंग करते वक्त जो है कुछ ड्यू डिलिजेंस कर लेगा प्रोजेक्ट की, तो पब्लिक को भी ये होगा कि जिस प्रोजेक्ट में बैंक ने पैसा लगाया हुआ है प्रोबेबली वो बेहतर प्रोजेक्ट। ठीक, इनके बारे में आपको कुछ बताना। अयाज साहब, गुड क्वेश्चन जी। अयाज साहब। जी आरिफ साहब फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये पता करना था कि पाकिस्तान में कोई ऑक्शन हाउसेस हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे सेल नहीं हो रही है जिसमें काफी टाइम लग रहा है, तो उसमें कोई इस तरह की चीज है जहाँ पे मतलब कोई उसके लिए ताकि क्विक सेल करनी हो, इस किस्म की चीज? वेरी गुड, इनसे इंफॉर्मेशन लेनी थी। ये गुड पॉइंट जी, गुड पॉइंट। बताइए बशीर साहब, सवालों के जवाब। मैंने थोड़ा काम किया है। आई मीन इस पे जो ऑक्शन हाउसेस की अभी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती, लेकिन जो ऑक्शन हाउसेस अदर कंट्रीज में है, प्राइवेटली भी आपको पता है उसमें होते हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए और जो प्राइवेटली हम इसकी ऑक्शंस कर सकें। इस पे अभी तक कोई काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अभी मिसिंग है। अभी तक कोई पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, बाकी बताइए जो सवाल पूछे थे इन्होंने। जी सर, अयाज साहब बोलिए। जी सॉरी सर, आ गए एंड में। था। जी सॉरी जी, थैंक यू सर। बेसिकली सर, पाकिस्तान में सप्लाई साइड पे अगर डिस्कस किया जाए तो 3 मेन सोर्सेज है। एक है अथॉरिटीज है, केडीए, सीडीए, डीएचए, एलडीए। देन आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आफ्टर दैट आता है प्राइवेट सोसाइटीज। अब इन तीनों में जो है ना रिस्क डिफरेंशियल भी बहुत ज्यादा है और तीनों में रिटर्न डिफरेंशियल भी बहुत ज्यादा है। अगर आप अथॉरिटीज में प्लाट लेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आप कोऑपरेटिव में लेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपको बाय एंड लार्ज रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट में लेंगे तो उसका आपको बाज़ औक़ात ब्रोशर बहुत अच्छा नजर आएगा लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा और वो लिटिगेशन में चले जाएंगे। हम लोग खुद उस सिलसिले में लिटिगेशन में गए हैं। अच्छा, अब रशीद साहब से मेरा एक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि जी डीएचए में 20 साल लगे डेवलप होने में, तो वो कौन सा डीएचए है? डीएचए में तो जनरली 5 से 7 साल लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। आखिर में मैं कहूंगा जो दुरानी साहब ने बात की है, इज एब्सोल्युटली राइट कि मॉर्गेज फाइनेंस होना चाहिए। अगर और कंट्रीज में है तो पाकिस्तान में भी हो, तो एटलीस्ट लोग जो मंथली रेंट देते हैं उतना ही अगर वो बैंकों को दे दें, इंस्टॉलमेंट दे दे, तो दे बिकम द ओनर ऑफ द हाउसिंग यूनिट्स। थैंक यू सर। खुरम साहब क्विकली। खुरम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने बस ये एक कहना था कि मेरा एक क्वेश्चन था आदिल साहब से कि उनकी जो वेबसाइट जो है ज़मीन.com पे, उस पे एक उन्होंने एक रियल एस्टेट का इंडेक्स बनाया हुआ है जो कि बहुत ही एक नाइस है, अच्छा है, ठीक है, एप्रिशिएबल है ये। तो मैंने कहना था कि ये पूछना था कि कितना टाइम लगेगा? इज़ इट पॉसिबल कि जिस तरह हमारा पीएसएक्स है उसके तर्ज पे जो है ना इसको एक रेगुलेटरी जो है ना रियल एस्टेट को हम मार्केट कर सकें इसको एक, तो अगर लाइक इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसको हम उस लेवल पे लेके आ सकें और क्या मैकेनिज्म होगा उस पे? थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी आदिल साहब, आप पे वापस, कैन यू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस? देयर आर 5 or 6 questions that you can talk about. जी आदिल साहब। आदिल साहब is not here anymore. बशीर साहब आप करिए। जी मैं इधर ही हूँ, मेरा होस्ट वाज नॉट अलाउइंग मी टू अनम्यूट माय माइक। अच्छा जी, खुरम साहब ने कभी जो सवाल किया कि ज़मीन.com ने एक प्राइस इंडेक्स बनाया है, ये हमने अपने मदद आपके तहत ही जी एक प्राइस इंडेक्स बनाई भी है, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ डेटा। अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू बिल्ड एंड मेंटेन दिस डेटा। एंड इस पे जो राशिद साहब का भी पहले चीज थी कि डीसी रेट खत्म हो रहे चाहिए। डीसी रेट इसलिए नहीं खत्म हो सकते राशिद साहब के गवर्नमेंट डेटा ही नहीं मेंटेन कर रही। अगर ये गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका डेटा मेंटेन करते रहे तो शायद मार्केट रेट का तयन करना भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुश्किल ना हो।
इसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है खुरम साहब, ये तो गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है, बट आई वुड लाइक टू ऑफर दैट वी कैन हेल्प द गवर्नमेंट टू बिल्ड दिस डेटा, ठीक है ना, एट एनी लेवल। दूसरा, इससे पहले सवाल किया गया, मॉर्गेज फाइनेंस जरूर होना चाहिए, आई टोटली एग्री, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। मैं कुछ थोड़े से आपके साथ फैक्ट शेयर कर देता हूँ। एक तो ये फोरक्लोजर लॉ की वजह से नहीं हो पा रहा, राइट। अब दूसरा, मेरा ज्यादा ख्याल है, when there is a will there is a way, and now this time there is a will, and inshallah taala we'll find a way to execute this. हमारी mortgage finance to GDP ratio is 0.5%, 0.5%, राइट। और अगर हम इसको अपनी कंपेरेबल कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, उन कंट्रीज की ये 4% है, राइट। इंडिया को देख लें, इंडिया 10% पे पहुंच गया। वाई? बिकॉज उसने इसी तरह के इकदाम कुछ अरसा पहले करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और मैं वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट तभी उठ सकेगी या रेगुलेट हो सकेगी या डेवलप हो सकेगी या इसके अंदर बहुत अच्छा एक कहते हैं ट्रेंड आएगा, एक बूम आएगा, वो तभी आएगा जब मॉर्गेज फाइनेंस जो है वो अनाउंस किया जाएगा। दे हैव स्टार्टेड समथिंग, बट लेट्स सी ये कहाँ पर जाता है। उससे पहले टाइटल की बात हुई थी कि टाइटल एक प्रॉब्लम जो है वो होती है प्राइवेट हाउसिंग में। मेरा ख्याल है जी, जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं इंक्लूडिंग अस, ये डिपेंड करता है उनकी इंटेंट पे, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। अगर आपकी इंटेंट ये है कि जो लोगों ने पैसा दिया है आप उसकी उसका ख्याल करें और उस पैसे को उसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाएं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी टाइम यू आर बाइंग समथिंग, just try to look at the history of the developer and how credible that entity is, ठीक है जी। That's it जी from my side. सर मैं नदीम साहब, can I talk something? सर देखिए सर, अभी आपने बात की मॉर्गेज फाइनेंस की और इंडिया की, ठीक है जी। इंडिया में जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो रही है वो बल्क ऑफ द मंथली फाइनेंसिंग इज बीइंग डन बाय HDFC, ठीक है। और HDFC एक स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे आप एक दुनिया का कोई मुल्क बताएं जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कमर्शियल बैंक से हो रही हो। ये एब्सोल्युटली राइट जी। ये बुनियादी मसला हमें समझ नहीं आ रहा। हम बार बार कमर्शियल बैंक को लाते हैं। कमर्शियल बैंक कभी भी हाउसिंग फाइनेंस नहीं कर सकते दुनिया में। आपको हाउसिंग फाइनेंस लोअर मिडिल क्लास को सब्सिडाइज करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर लें, जब तक आप हाउसिंग लोअर क्लास की हाउसिंग फाइनेंस को सब्सिडाइज नहीं करेंगे, आपका कभी भी मॉर्गेज का सिस्टम डेवलप, फोरक्लोजर वगैरह ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने, कुछ भी नहीं है। मैं 5 साल हाउस बिल्डिंग का डायरेक्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सारा क्या खेल है। ये सिर्फ कमर्शियल बैंकों की बदमाशी है कि उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस को कभी खड़े होने की जगह नहीं दी। हाउसिंग फाइनेंस को बिफोर यू रिस्पॉन्ड, HDFC को आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान के हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, दोनों एक साथ बने थे, दोनों वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट थे। आप उनके पास 1 लाख एप्लीकेशन हर रोज प्रोसेस हो रही है HDFC में, इंडिया में। हमारे पास हमने 5 साल में 10,000 भी दिए होंगे और कोई लोन हमने नया नहीं दिया। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। कमर्शियल बैंक्स को इससे आउट करें। नदीम साहब, a quick question for your panel very quickly, since show of hand की मुझे याद नहीं मिल रही थी। You know, the World Bank, and you know, I am now since 2014 left, but when I was there, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोजेक्ट। उस पे $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक हम ले चुके हैं पाकिस्तान। और ये LLMIS में बहुत से लोगों ने इस कंसल्टेंसी में पैसे बनाए हैं, लेकिन ये जो पटवार का और ये सारा हम खेल DC वैल्यू का कर रहे हैं। पंजाब शुड राइट नाउ बी द फोरफ्रंट ऑफ किलिंग द पटवार। एंड वो लट्ठा और वो सारी जो हम बातें अभी हो रही थी, ये बातें हमने 2005, 6, 7 मुशर्रफ दौर में, उससे पहले की हैं। आई एम जस्ट शॉक्ड टुडे to hear from Adil and to hear from Rashid Saab sitting in Punjab कि यार इसका कुछ हुआ ही नहीं है। Why don't we go to you know, your and my best friend, so I can't name him, हम जाके क्यों नहीं उनको पकड़ते कि ये क्या किया है LLMS पे उन्होंने? I mean, where is this? Because I think this is fundamental, along with ये बिल्कुल ज़ही साहब की बात ठीक है कि foreclosure laws वाली बात जो है, it's a बहाना। Second thing, I think the bank's attitude and the bank's aptitude is another problem. And third, but not
IDFC, by the way, Zahir Saab, is नहीं, जो आपने इंडिया की एग्जांपल दी है, ये Bangalore, Mysore, you know, the entire Indian insurance schemes underwrite IDFC, and this thing started way back in 1998. So please, over to the मैं आपको एक बात बता दूं सर कि मैं 2013 में सिंध का रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं, जिसके पास लैंड रिकॉर्ड होता है, और कंप्यूटराइजेशन के ऊपर हमने सिंध गवर्नमेंट ने बेशुमार पैसे खर्च किए हैं ऑन दी कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एंड पटवार सर्कल, जिसको हम मुख्तियार कार बोलते हैं, कराची बोलते हैं यहाँ सिंध में। सर ये एक माफिया है जो कभी भी रजिस्ट्रार का माफिया है जो कभी भी आपकी कंप्यूटराइजेशन नहीं होने देगा, क्योंकि उनका ये जो रजिस्ट्री का सिस्टम है, जब तक रजिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी ये वाला काम आगे नहीं चल सकता। तो ये एक पूरा एक सिलसिला, मैं इसका मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैंने पूरी चीज को बड़े गौर से देखा है। हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए इसकी कंप्यूटराइजेशन में, और किसी जगह पे भी कोई चीज नहीं है। जो रजिस्ट्री हो रही है, जब तक आप रजिस्ट्री को इलेक्ट्रॉनिक नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। मैंने इंग्लैंड में फ्लैट खरीदा था, मैं पाकिस्तान से बैठे बैठे खरीद लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पाकिस्तान में जब तक आप रजिस्ट्री को इलेक्ट्रोनाइज नहीं करेंगे, जब तक उसके साथ आप लैंड रिकॉर्ड को नहीं लिंक करेंगे, ये सब बातें बेकार हैं। पंजाब में भी कोई खास काम नहीं हुआ, ऐसा ही चल रहा है, बस उसको उनको किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। एक्सेलेंसी डॉक्टर नदीम, मैं ये बताता जाऊं कि इस प्रोजेक्ट की क्लोजिंग मैंने अभी निकाल के चेक की है सर। दिस इज रेटेड हाईली सेटिस्फैक्टरी, इट्स रेटेड हाईली सेटिस्फैक्टरी, एंड बुजदार गवर्नमेंट इज नाउ अप्लाइंग फॉर अनदर $150 million टू डू द सेम थिंग। तो सर ये आप मुझे बताएं, ये सारे लोग, ये क्या हो रहा है? आमिर, इस पे पहले काम हो चुका है, शबर को याद होगा, सिस्टम्स लिमिटेड में इजी ने शुरू किया था ये काम 1973 में। Yes. मेरा मतलब ये है कि 50-60 साल हो गए। खैर, इसको छोड़े। बशीर साहब, आप पे वापस आए, आपके सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब दे दें आप। अच्छा, पहली बात ये कि जो मोस्टली जो सवाल भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि मॉर्गेज क्यों नहीं बैंक जो है ना कर रहा है प्रॉपर्टीज के ऊपर। उसमें मेजर चीज देखें, 2002, 2003, 2004 की जो मार्केट थी ना, उसमें बहुत से हमारे बड़े बिजनेसमैनों ने मॉर्गेज करवाई अपनी प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर लोन लिए बैंक के ऊपर। उसकी जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी करवाई गई वो डेफिनेटली सबके सामने है कि वो उन्होंने ओवर प्राइसिंग करवा के उसके ऊपर अपना कैसे कहते लिया गया, और उस रिटर्न यानी कि उस जो लोन मनी को उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। इस तमाम चीज़ों को जब सारा प्रैक्टिस में आके जब 2005 और 6 की मार्केट जब डाउनफॉल गई है और बड़ी बुरी तरह नीचे गई थी मार्केट, उसमें जब लोगों से रिकवरी नहीं हो सकी, बैंकों ने सारा स्क्रूटनी किया इसके ऊपर, पूरा हर बैंक ने अपना सर्च करके बताया कि पैसा तो लिया था रियल एस्टेट के लिए। बशीर साहब, आपकी आवाज फिर चली गई, जरा कुछ करें। पैसा तो लिया गया था रियल एस्टेट के लिए, और रियल एस्टेट के अपना कैसे ऊपर लिया गया था, फैक्ट्री के ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी की जब उन्होंने कहा ठीक है ये कॉन्फिस्केट करते हैं या उसको हम बैंक अपना इसको मार्केट अपना कर देगा, ऑक्शन कर देगा, तो उसकी रियल वैल्यू नहीं पूरी हो रही थी जो जिस वैल्यू के ऊपर किया गया। इससे लोगों को फिर डेफिनेटली जो बैंकर्स थे, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी वैल्यूटर्स थे, उनकी अपनी जगह पर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली लोग इससे उसके बाद से लोग इतना डरे, बैंकर्स या आपके स्टेट बैंक, उन्होंने रियल एस्टेट के ऊपर तो फाइनेंसिंग करना ही कर दी। लेकिन जो ज़हरी साहब ने बात की है, मैं बड़ा ही अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने बात की है कि अगर कमर्शियल रेट्स के मुताबिक ही अगर हम रियल एस्टेट की मॉर्गेज को कंपैरिजन करेंगे तो बनता ही नहीं है। बाकी जितने भी बिजनेस आप मॉर्गेज करते हैं उनमें हाई रिस्क है कि पता नहीं वो प्रोडक्ट बनती है नहीं बनती, इंपोर्ट होती है नहीं होती, उसके ऊपर तो लोनिंग सपोज जो भी एक रूटीन मार्केट है। रियल एस्टेट में इसके कंपैरिजन अगर एवैल्यूएशन ठीक की गई है फ्रॉम द एवैल्यूएटर, तो उसके ऊपर जीरो रिस्क है कि प्रॉपर्टी तो उसने पकड़ा दी आपको, लाइक बैंक को दे दी, अब उसके ऊपर सपोज नीचे तो मार्केट जाती नहीं है, ऊपर कितनी जाती है सवाल ये होता है, ऊपर कम गई है, बहुत ज्यादा गई है या शूट कर गई है, लेकिन उसमें रिस्क तो है कोई नहीं। हमें बैंकिंग सेक्टर को डेफिनेटली जैसा भी सुन रहे होंगे आप जैसे सीनियर आदमी कि हमें इसको बूस्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है और बहुत से लोग हैं जो रेंट पे रह रहे होते हैं, उनके लिए छोटी लो मिडिल क्लास के लिए कि वो बजाय इसके रेंट पे करे वो ही मॉर्गेज पे कर सकते हैं टू द बैंक, अगर हम इसको कमर्शियल से हट के नीचे हम इसकी जो है ना करें बैंकिंग फाइनेंस लेकर इनको। अच्छा जी, ये जवाब एक सवाल ये था, वो इदरीस साहब ने जो सवाल किया था, बड़े अच्छे सवाल थे। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों कह रहे हैं कि जी हुकूमत की तरफ देखा जाए, और इदरीस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ब्रोकरेज इंडस्ट्री, अमेरिका में ब्रोकरेज इंडस्ट्री हुकूमत नहीं लाइसेंस करती, सेल्फ लाइसेंसिंग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सेल्फ लाइसेंसिंग, आप लोग सेल्फ लाइसेंसिंग क्यों नहीं करते? नंबर 2,
जैसे ज़मीन.com ने अच्छा काम किया है, पर यहाँ अमेरिका में ज़िलो भी है, पर अमेरिका में एक मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस भी है जो रियल एस्टेट ब्रोकरेज आपस में शेयर करती है इंफॉर्मेशन। तो ये दो बातें आप क्यों नहीं कर सकते? Nadeem sir, on the chartered accountant, please note that it is self-licensing, but it's still an act. Is it an act? Yes, it Yes, is. yes, yes. That's right. Shabbar knows Correct. better. Shabbar should know. हाँ. Sir, कभी-कभी ordinance. हमें भी कुछ पता होता है. Okay. It is an ordinance. Okay, ठीक है. तो बताइए यहाँ ये सेल्फ लाइसेंसिंग क्यों नहीं हो सकती? बताइए जी. लेट्स सी. बशीर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही. भी मैंने कहा सेल्फ लाइसेंसिंग के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें जो भी उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लाइक कैसे हम कहते हैं कि डिप्लोमा ही करा दें कि जी लर्म्स यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर लें या XYZ यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा कर लें, ऐसी तो चीज़ें गवर्नमेंट देगा ना जी। हम रियलिटी ये सेल्फ लाइसेंसिंग के लिए ये अथॉरिटी बना दी गई है, या हमारी जो एसोसिएशन है वही करेगी, या जैसे आबाद है वैसे कर लेंगे हम। लेकिन उसके लिए जो एजुकेशन है और एजुकेशन का जो सिस्टम है और जो ट्रेनिंग है वो तो हमें कहीं से किसी फॉरम पे मिले, एंड देन वी गो फॉर कि ये बंदा इसका डिप्लोमा होल्डर है या डिग्री होल्डर है, उसके ऊपर जाके हम करेंगे। वो डिग्री किसी के पास भी नहीं है। एक आम आदमी इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, घर का नालायक आदमी है, वो रियल एस्टेट के अंदर 5 साल बाद 10 साल बाद टाइकून बना होता है। और फैमिली का भी और डिग्री बना देंगे आप। लाइसेंसिंग तो शुरू करें, हम PID में डिग्री बना देंगे, कोई मसला नहीं है, आराम से। हाईली अप्रिशिएट अगर इस पॉइंट को लिया जाए, ये हमारी रियल एस्टेट की जो सारे दिन बैठ के हम क्या कहते हैं तबलीग करते हैं या उसकी फीचर्स बता रहे होते हैं, इसके अंदर बड़ी चीजें ठीक हो जाएंगी और हमें किसी को गाइड करने में ही इसकी हेल्प मिलेगी, बजाय इसके हम लोगों को या जो हमारे बहुत से रियल्टर है जो उनके पास पूरी एजुकेशन नहीं होती, वो मिसगाइड कर रहे होते हैं, इवन ट्रांसफर एक्सपेंस के ऊपर भी। ये मल्टीपल लिस्टिंग क्यों नहीं हो सकती और ऑक्शन हाउस क्यों नहीं हो सकता? ये दो सवाल उठे थे, ये बताइए। ऑक्शन हाउस तो अभी जो प्राइवेट ऑक्शन हाउसेज हैं, इसकी हमारे लाहौर में या पाकिस्तान में ऑप्शन तो है, आई एग्री, लेकिन अभी तक इस पे किसी ने स्टेप नहीं लिया। जो कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले हमने बात की थी अपना कैसे कहते हैं हाउसिंग मिनिस्टर महमूद रशीद साहब से कि हमें इस तरह को परमिशन दिलाई जाए ताकि हम ऑक्शन प्राइवेटली कर सकें। उन्होंने आगे हमें भेजा LD में जो वाइस चेयरमैन है उनके पास, एंड देन अभी तक उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हमने इसकी अनाउंसमेंट या अथॉरिटी हम नहीं है। तो अभी तक ये ऑक्शन की परमिशन कौन देगा? हम तो अखबार में एक ऐड देना और एक प्लेटफॉर्म लाइक कह लें कि किसी भी कोई भी हॉल लेके उसके ऊपर ऑक्शन हाउस के ऊपर प्रॉपर्टी लिस्टिंग करके लगा दें, लेकिन वो लीगल नहीं होगा। नहीं चाहिए होती। आई डोंट थिंक क्रिस्टीज एंड सदबीज हैव परमिशन। इट्स अ मार्केट। क्यों नहीं? व्हाई कांट यू डू इट विदाउट परमिशन? नदीम साहब, कैन आई से समथिंग? जी बिल्कुल। नदीम साहब देखिए, पहले जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी में उसमें आप ये फैसला कर लें कि जो बायर है प्रॉपर्टी का, वो बायर ऑफ द ही इज बाइंग फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पसेस, ही इज नॉट अ इन्वेस्टर। यू नो, दुनिया में हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टर नहीं आता कभी, डेवलपर हो सकता है, इन्वेस्टर कोई चीज नहीं होती। कराची में फेज 8 एक चीज है डिफेंस में, जिसमें 8,000 प्लॉट खाली पड़े, उसमें पाकिस्तान का सारा ब्लैक मनी लगा होता है और वो प्लॉटों में सारा दिन फाइलों की डीलिंग हो रही होती है। तो अगर आप उसको रियल एस्टेट कहते हैं तो फिर हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टर जो है दरमियान से इनको निकालें, तो फिर इसका तरीका ये है कि आप नॉन क्या बोलते हैं उसको, जो अगर बनाते नहीं है उसको बढ़ाएं। और अगर DHA ने 800 प्लॉट या बैरियर ने 800 प्लॉट मार्केट में डाले तो उनको बनाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप प्लॉट मार्केट में छोड़ दें और उन प्लॉटों में जुआ खेलें, जो कि सारा दिन होता है यहाँ पे कराची में। पता नहीं, मैं लाहौर के बारे में इतना नहीं जानता। तो डिफेंस के 700-800 प्लॉट हैं जिनमें सारे ब्लैक मनी का पैसा पाक हुआ है, और वो प्लॉट क्योंकि लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड का बहुत ज्यादा है, तो प्राइस कहाँ पहुंच गई है। तो ये आपको बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में बायर के अंदर इन्वेस्टर को आपने आउट करना है। ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सारा खेल जो है ये सट्टे का खेल रहेगा, इसमें कभी भी कोई ढंग का काम नहीं हो सकता। ये मेरा सही कह रहे हैं। मेरा मैं FBR चेयरमैन भी रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहा हूँ, हाउस बिल्डिंग डायरेक्टर भी रहा हूँ। ये खेल नहीं चलने वाला। सही कह रहे हैं। But this is why, Shabbar, I've been arguing we should get out of plots business and get into flats.
प्लॉट्स को खत्म ही कर दें। ये जो है ना प्लॉट्स की बार बार हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाली बात, ये बात ही किसी दुनिया में नहीं होता, किसी दुनिया में नहीं होता। आप जाएं, कंस्ट्रक्शन हो, फ्लैट्स लें, हम लोग सारे फ्लैट्स खरीदें। भाई मुझे खत्म हो गई बात। ये हाउसिंग फाइनेंस, ये को सब बकवास है। ये प्लॉटों की जो खेल है, ये सब बकवास है। इसमें ये हाउसिंग नहीं है, ये प्लॉटों की डील है, लैंड की डील है। लैंड हमें नहीं खेलना। अगर लैंड में खेलेंगे तो बात खत्म हो गई। और ये बात कर रहे थे फाइनेंसिंग की, 2005 में हुई थी, वो भी लैंड की थी, वो थी लेक व्यू टाइप चीजें। बिल्कुल। अब आप लेक व्यू टाइप जैसे को फाइनेंसिंग करेंगे तो फिर यही होगा जो होना था। बिल्कुल। तो ये हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, वो तो एक सट्टा फाइनेंसिंग थी लैंड की। बिल्कुल सही। मुझे आप एक बता दें प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो और जो ओवर वैल्यू हो, एंड कोई प्रोजेक्ट, सारे खेल लैंड के थे। लैंड, बिल्कुल बिल्कुल। पर लैंड से और वो लैंड का खेल आपने उसमें फाइनेंसिंग की, जुआ खेला लोगों ने। और वो आपको याद होगा, एक बैंक था यहाँ पर, क्रेसेंट इन्वेस्टमेंट बैंक। आप सोचिए, कभी देखिए, पूछिएगा किसी से, एक था क्रेसेंट इन्वेस्टमेंट बैंक। मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, वो बैंक मैंने बंद कराया था। आप चेक कर लीजिएगा फाइलों में कहीं। वो सारा दिन फाइलें में खेलते थे प्लॉटों की। तो ये नहीं हो सकता, ये हाउसिंग फाइनेंस नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आखिरी सवाल शाहरुख साहब क्या पूछ रहे हैं? शुजाउल्लाह साहब बोलिए। शुजाउल्लाह साहब, गो अहेड। शुजाउल्लाह साहब नहीं बोल रहे? शुजाउल्लाह साहब, आर यू देयर और नॉट? नो, ओके, चलें फिर, ठीक है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। अच्छा जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो शब्बर साहब से, एक तो मैं शब्बर साहब का बड़ा फैन हूँ, मैं इनको काफी अरसे से फॉलो करता रहा हूँ। शब्बर साहब, अगर प्लॉट्स के ऊपर आप, क्योंकि काफी अच्छी पोजीशंस पे भी रहे हैं और आप गवर्नमेंट में की रोल्स पे, एफबीआर में भी चेयरमैन रहे, तो आपने क्यों ऐसा नहीं किया कि आप अपने तमाम उन प्लॉट्स पे, लाइक अगर मैं एक बायर हूं और मैंने ब्लैक मनी प्लॉट्स पे लगाई है, और अगर मेरे पास, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा है, क्योंकि सीएनआईसी के अगेंस्ट हम लोग सारी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा प्लॉट है और 2 साल से मैं उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, तो मेरे ऊपर कोई ऐसा टैक्स क्यों नहीं लगाया आपने, जिसके बाद मैं उसको इमीडिएटली मार्केट में सेल करूं, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़े, इन्वेंट्री बढ़े, जिससे मार्केट के रेट नीचे आए और जो गरीब, जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बाइंग करें। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह आप दूसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट जो भी इस पैनल में बैंकर्स बैठे हैं या शबर साहब इसको टेक्निकली आंसर कर, ऑफलाइन हम लोग, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जितने भी हमारी फाइनेंसिंग होती है, हाउस फाइनेंसिंग को आप डिस्करेज कह रहे हैं कि जी होती नहीं है या कोई कमर्शियल बैंक देता नहीं है, तो हम हाई राइज के ऊपर ऑफलाइन जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग होती है, लाइक आज अगर कॉन्सेप्ट है तो उसी पे आज से 5 साल बाद वो मुझे पोजेशन मिलेगी, और मैं बैंक से अगर पहले दिन से उस पर लोन लेता हूँ, तो जब तक वो फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होता या जब तक वो पोजेशन नहीं देता, तो बैंक लोन नहीं देता। तो ऑफलाइन आप लोग फाइनेंसिंग को क्यों नहीं इनकरेज करते, जिससे बहुत ज्यादा आपके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकते हैं? थैंक यू जी। ठीक है। देखिए, पहले वाले सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आपका सजेशन बहुत अच्छा है कि जी आप, अगर बंदा प्लॉट नहीं बेचता तो उसको आप स्पेशल टैक्स लगा दें, मगर वो हम इसलिए नहीं लगा सकते कि हम कॉन्सेप्चुअली अगेंस्ट हैं वेल्थ टैक्स लगाने के, कि हम वेल्थ टैक्स लगाना नहीं चाहते। वो वेल्थ है उसकी, और किसी एसेट पे टैक्सेशन पाकिस्तान में नहीं है और ना होनी चाहिए। तो मगर आपकी बात दुरुस्त है कि देयर शुड बी सम वे कि कोई बंदा प्लॉट होल्ड कर रहा है तो उसको आप, मगर इसका तरीका नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस को बढ़ाना है, एसेट टैक्स लगाना नहीं है। बात एक ही है, जिसका वो प्लॉट है वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस को इतना प्रोहिबिटेड, एग्जॉर्बिटेंट कर दे कि उसके लिए वायबल नहीं हो। ये हम नहीं कर रहे, डीएचए भी नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रहा। आप नॉन यूटिलाइजेशन, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। डीएचए नॉन आपको पोजेशन दे देती है, उस पे आपके मेंटेनेंस चार्जेस वो आपको अप्लाई कर देती है। बहरिया आपको वो बहुत थोड़े हैं सर, बहुत थोड़े हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसको आप इतना एग्जॉर्बिटेंट करें कि वो बंदा बनाए या बेचे। एग्जैक्टली। तो मगर वो नहीं हो रहा ना। टैक्स लगाने से बेहतर है कि नॉन यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करें ना जी, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप ये कहें अगर स्कीम डेवलप हो गई है और नॉन यूटिलाइजेशन है तो फिर आप उसके पैसे ले लें। वाई कराची का डिफेंस का फेज 8 और फेज 7 खाली पड़ा है जी। यही वजह है ना कि नॉन यूटिलाइजेशन में लोग इन्वेस्टमेंट की हुई है ना लोगों ने प्लॉटों में।
और ऑफलाइन मोड पे अब आगे आपकी जो बात है फ्लैट वाली बात है कि जब आप 5 साल के बाद एक्विजिशन पहले मिलेगी, फाइनेंसिंग बाद में मिलती है, ये टेक्निकली गलत है, ये जैसा आई एम सेइंग, मगर उसको मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग के ऊपर जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है वो पाकिस्तान की मार्केट रियलिटी के साथ लाइन अप नहीं है। प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो बैंकों की फाइनेंसिंग की है उसको हमें लाइन अप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की थी राशिद बशीर साहब ने कि हाउसिंग फाइनेंस की जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है वो जनरलाइज से मुख्तलिफ होगी और उसको आपको एक सर्टेन तरीके पे ऑपरेट करना पड़ेगा। जनरलाइज तरीके से आप करेंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी, आखिरी सवाल मैं आप लोगों के सामने रख दूं वेरी क्विकली। ये बिल गेट्स का सवाल है जो मैं बड़ी देर से पूछता आ रहा हूँ, और मैं कराची के स्टॉक ब्रोकर्स के पास भी गया, लाहौर के स्टॉक ब्रोकर्स के पास भी गया, इस्लामाबाद के स्टॉक ब्रोकर्स पे भी गया। मैंने कहा जी बिल गेट्स यहाँ हेडक्वार्टर्स बनाना चाह रहा है, $100 मिलियन की बिल्डिंग खरीदना चाह रहा है। तो ब्रोकर्स तीनों शहरों में जवाब देगा कि हमारे पास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है। तो ये प्लॉट के खेल में ये हो गया कि हमारे पास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जो $100 मिलियन की हो। अगर आप दुबई चल जाए, सिंगापुर चल जाए, लंदन चल जाए, कहीं चल जाए, $100 मिलियन की बिल्डिंग आप एक दोपहर में खरीद सकते हैं बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड आफ्टरनून टी। तो ये अगर आपने मार्केट चलानी है, अगर आपने दुनिया में कुछ करना है, तो इस सवाल का जवाब देना जरूरी होगा और पॉजिटिवली देना होगा। क्यों राशिद साहब, आदिल साहब, आपके पास कोई ऐसी बिल्डिंग है जो $100 मिलियन में खरीदी जा सके पूरे पाकिस्तान में? सर मैं जवाब दूं इसका एक रियल एग्जांपल से। बताइए। 3 तलवार पर बिल्डिंग बनाई हबीब बैंक ने, सॉरी हबीबुल्लाह खान साहब ने। उसको हबीब बैंक ने खरीदा, वो $100 मिलियन से ऊपर की है। अच्छा, आप देखें, आप 3 तलवार पर हबीब बैंक का नया हेडक्वार्टर है जो कि बिल्डिंग बनाई हबीबुल्लाह खान ने, फोर्स वाले, और उन्होंने बिल्डिंग बनाई। हबीब बैंक बायर है, वो सेलर है, और वो डील हुआ है। और इंशाल्लाह ताला कराची में आप देखेंगे ऐसी आपको बहुत जल्दी बहुत सारी नजर आएंगी। इसके लिए मगर एक साइड, दोनों में से एक साइड ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जब हबीब बैंक बायर है तो वो उसको बाय करेगा और वो क्वालिटी की बिल्डिंग बनी। आप आए 3 तलवार में बनी हुई है, 11 मंजिल की बिल्डिंग है। नाउ इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ हबीब बैंक। ठीक। क्यों जी बशीर साहब, आपके पास कोई है ऐसी बिल्डिंग? मैं पहले भी बात कर चुका था इसके ऊपर कि कम से कम लाहौर में या पूरे पंजाब में ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं बना सके ड्यू टू जो एक लैंडमार्क बनने के लिए हमने ये लाहौर में कजाफी स्टेडियम के सामने जो दुबई इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर काफ़ी काम करने के बाद आज भी वो सर्टन स्टेज के अंदर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं बन सकी। उधर ही मॉल बनना था, उधर भी होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग बननी थी, होटल बनना था, और कॉर्पोरेट यानी कि 3, 4, 5 टावर्स के ऊपर डिज़ाइन होने थे, जो कि आपके सवाल का जवाब था, लेकिन वो क्योंकि बन नहीं पाया आज तक, इसलिए इस बारे में खामोशी है मेरे सर। मेरा कहना है 100 मिलियन की बिल्डिंग बनाने के लिए बंदे के पास उस तरह का कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है इन द गवर्नमेंट, इन द पॉलिसीज, इन द रेगुलेशन, कि वो 100 मिलियन की बिल्डिंग खड़ी कर दे और उसको पता हो कि बिजनेसेस पाकिस्तान के इतने स्टेबल हैं, या ये जो MNCs हैं, स्टेट कल्चर की आपने बात की, कोक का ऑफिस जो है वो गुलबर्ग के घर के अंदर बनाया गया, एंड दे ओन दैट लैंड, राइट। तो जब इस तरह की जब पॉलिसी, जब आप घरों के अंदर स्कूल्स, घरों के अंदर ऑफिसेज बनाने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो लोग बिल्डिंग्स की तरफ कैसे आएंगे? और जब डिमांड ही नहीं है, व्हाई समवन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस मच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बिल्ड आई वुड से अ वेकेंट बिल्डिंग, जो कि शायद उसके बेचारे की किस्मत खुले तो 10-15 साल के बाद जाके वो ऑक्यूपाई हो जाए। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट आपकी पॉलिसीज क्या डिक्टेट कर रही हैं आपको। आपकी पॉलिसी जैसे आपने कहा प्लॉटिस्तान ही डिक्टेट कर रही है, हेंस प्लॉट्स। जब आप डिक्टेट करना शुरू कर देंगे, मेरा ख्याल है देयर आर डेवलपर्स, वी आर रेडी टू बिल्ड द लार्जेस्ट वर्टिकल इन पाकिस्तान, वी आर रेडी टू बिल्ड, राइट। बट इस तरफ लाए तो सही ना जी, इस तरफ हमें कुछ यू शो दैट कैरेट एंड यू। अब मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अभी मोरक्को में भी हमने एक पोर्टल एक्वायर किया लास्ट ईयर। तो मोरक्को में कैसाब्लांका में ये हुआ था कि जैसा लाहौर हॉरिजॉन्टली जो है ना वो एक्सपैंड करता जा रहा है, इसी तरह कैसाब्लांका हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करता जा रहा है। वर्टिकल को उन्होंने, वर्टिकल की टैक्सेशन जो थी वो इतनी लो कर दी कि मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि वहाँ की हर मेन एवेन्यू के ऊपर दे आर वर्टिकल प्रोजेक्ट्स नाउ। So the government needs to dictate us and show us that carrot and those policies कि हम वो बिल्डिंग बनाए। हम तो बनाना चाहते हैं,
we are the ones जो promote करते हैं कि instead of horizontal, Lahore and these metros should go vertical. Thank you. Thank you very much, folks. I think this has been a great discussion. I now talk to my colleagues, हम fellow researchers in Pakistan. हमने एक project शुरू किया रास्ता, जिसके अंदर हम बहुत सारी research कराएंगे इंशाल्लाह. काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी पाकिस्तान में हमने रिसर्च करानी है, तो उस पर रियल एस्टेट हम बहुत बड़ा फोकस रखेंगे इंशाल्लाह. पाइट पे एक रियल एस्टेट सेंटर भी बनाएंगे. एंड आई थिंक रियल एस्टेट, द रीजन वी वांट टू डू इट इज बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी ह्यूज मार्केट इन एवरी कंट्री. In fact, it is well known that there are more millionaires made by real estate than by any other company. खैर अब मेरा ख्याल गूगल वगैरह ने disrupt कर दिया, but till about 1980 there were more billionaires made by real estate, and that's where Trump came from. Real estate activity is really an activity that drives GDP, especially at early stages of growth. अमेरिका की तो mature stage आ गई है, early stages of growth पे real estate activity drives GDP. और मैं वाशिंगटन में देखता रहा हूँ, मैं 30 साल 40 साल वाशिंगटन में काम करता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ कि व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है मेरे सामने, जितनी व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन हुई है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं कभी हुई. हैरानगी की बात है, पुरानी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के. और मैं बड़ी देर से एक सवाल पूछता आ रहा हूँ 20-30 साल से, शब्बर साहब को पता होगा सारों को, कि जी वेयर आर द टावर क्रेन्स. ये वाहिद मुल्क है जहाँ टावर क्रेन्स नजर ही नहीं आते, हालांकि दुनिया जहान में टावर क्रेन्स एक तरक्की की इंडिकेशन होती है. यहाँ हमारे लाहौर में तो मेरा ख्याल शायद 2-4 टावर क्रेन्स होंगे बहुत से बहुत, और कराची में शायद जहाँ 5-6 होंगे, बाकी फैसलाबाद वगैरह में तो नजर ही नहीं. हालांकि फैसलाबाद इज अ ह्यूज सिटी, Hyderabad is a huge city, and we don't have tower cranes anywhere. Balki I remember pointing out to the Prime Minister in his office once कि यार सबसे ज़्यादा tower cranes पाकिस्तान में कहाँ लगे हुए? सामने American Embassy में. American Embassy had the most tower cranes in the whole country, which is amazing. So it's a huge statement in this country. The Bill Gates question is a huge statement in this country. And ये सोचना कि हम तरक्की करेंगे without real estate development, I think is a big myth. और इस myth के साथ हम पिछले 50-70 साल से गुजारा कर रहे हैं. We do everything in our power, from trying to tax real estate to death and favor manufacturing. Manufacturing के ऊपर भी अभी एक चीज हमने लिखी, आप देख लीजिएगा. Manufacturing is not the way to grow. That's 19th century. Real estate will always be there because human beings need to live and to work, and that has to be space. हमारे यहाँ मसला ये है, ना हाउसिंग की स्पेस है. दफ्तर मुझे बताएं कहाँ बनाएंगे? दफ्तर आप बनाएं, सारे कोठियों में बनते हैं. अगर आप देखें स्कूल कहाँ बनेंगे? कोठियों में बनेंगे. Because our planning system has failed, and I'm surprised you look to regulation. I think regulation is the problem. It's not the market, it's the regulation that's the problem. So folks, we'll go deeper into it. Inshallah, we'll have another one of these webinars soon. Thank you very much. Thank you, Shabbar. Thank you, Adil Sab. Thank you, Bashir Sab. Everybody, and Sameer, thank you for putting us together. Everybody, I'm very happy that we discussed this today. All the best. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, Dr. Saab. Thank you, everyone. Allah Hafiz.